स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, सोमवार का दिन, टर्बुलेंस, शुरुआती कोलैप्स, शुक्रवार का जो था पेन वो हमारे जहन में था, लेकिन एक अच्छे लेवल से बाजार में रिकवरी अभी तक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की रिकवरी ज़्यादा निर्णायक थी, याद रखिएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और निफ्टी की रिकवरी, अच्छा हर्षदा भी अब मौजूद है। हर्षदा, 2 पल के लिए आप हेडलाइंस पढ़ के कहाँ चली गई थी? नहीं, मैं पहले से ही मौजूद थी, मुझे बस डायरेक्टर साहब की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में थे। वो हो चुका है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी। अच्छा, चलिए एक बात छेड़ते हैं यहाँ पे। ये आपकी वो जो डाइव थी ना, ठीक उसी की तरह बिहेवियर था। डाइव कैसी रही आपकी? एक हफ्ते आप नदारत थी, अंडमान थे हर्षदा आप, और सुबह मॉर्निंग कॉल में उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। मैं मालदीव्स गई थी, अंडमान में मार्च में गई थी, मालदीव्स गई थी मैं। छुट्टी तो एकदम बढ़िया हमेशा होती है वीरू, कोई कंप्लेंट्स नहीं। चलिए, एक अच्छी छुट्टियां बिता के हर्षदा यहाँ पे आ चुकी है। रही बात हर्षदा निफ्टी की, मैं ये कहूँगा निफ्टी अभी निर्णायक नहीं है। देखिए, सुबह मेरी अप्रोच क्लियर कट यही थी, लेवल 1 लेके आइएगा स्क्रीन पे। टिल द टाइम 24,880 और 921 ये ट्रेजेक्ट्री ना बाइसेक्ट हो जाए। देखिए, सुबह एक फ्लैट ओपनिंग हुई लगभग 20-30 पॉइंट नीचे, वो कोई सब्सटेंशियल डिप नहीं था। उसके बाद डिप आया, हम ऑलमोस्ट गए 7660 तक, बेस 1 तक। लेकिन उसके बाद हर्षदा हम जो टिक बाई टिक चार्ट है और जो 1 मिनट चार्ट है, अगर आप उसको देखें, हम कुछ देर के लिए एक कैंडल पे, सिर्फ एक कैंडल पे 921 के ऊपर गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। अब 921 क्या है निफ्टी के लिए? जो 20 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज, जिसको हमने शुक्रवार को वॉलेट किया, वो आता है इसी रेंज में। इंट्राडे बेसिस पे वो करीब करीब 24,900 पे आ चुका है। हर्षदा, जब तक डिसाइसिवली आप 24,900, 920, 921 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग एक्सपेक्ट करना, जिसे कहते हैं ना अच्छा स्विंग, वो मुश्किल है। याद रखिएगा, आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज परसिस्ट करता है, मेरी बात समझिएगा, 25,032 पे। यानी एक कैलकुलेटेड, डिसाइसिव और मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 25,000 और 25,000 वो 30 तब संभव है जब आप 24,921 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाए, जब आप 20 डे की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाए। इस वक्त के कॉल राइटिंग के स्टैट्स देखिए, आप जरा देखने की कोशिश करते हैं। जब शुक्रवार को ये कोलैप्स हुआ तो 25,000 और 24,900 इन 2 कॉल राइटर्स ने पूरे कन्विक्शन के साथ इस सेशन में अपनी आई थिंक एंट्री मारी थी, और अभी तक हम उन्हीं 2 कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर पाए हैं। आप इंट्राडे बेसिस पे देखिए, 24,900 पे करीब करीब 13 लाख और 25,000 पे करीब 71 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक बात अच्छी है, अगर आप रीडिंग करें सुबह से अब तक की, पुट राइटर्स 24,900 पे ज़्यादा है इंट्राडे बेसिस पे वर्सेस कॉल राइटर्स, और 24,800 की पुट अब करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग, मीनिंगफुल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो हर्षदा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्लोजिंग का ट्रेड क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 921, 927 के ऊपर निफ्टी स्पॉट टिकता है इस क्लोजिंग में, तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 25,000 और 25,030 टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज पॉसिबल है। याद रखिएगा, 920, 921 अगर ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन हो, और अगर सस्टेन नहीं हो पाया तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स 850, 810 पॉसिबल है। हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले? पुट्स कहाँ की ओआई गेन कर रही हैं? 24,800। तो मैक्सिमम डाउनसाइड इस क्लोजिंग में दिखता है 24,810, बट फॉर अपसाइड हर्षदा, अ मीनिंगफुल अपसाइड आपको 920 के ऊपर, 920 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 25,000 एंड 25,030 हर्षदा। तो फिर से 25,000 के दायरे में बाजार जाता हुआ दिखाई देगा, एक पुल बैक का इंतजार है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश आ रहा है, जीएसटी काउंसिल की आज बैठक 11 बजे शुरू हो गई थी, और उसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर एक बड़ा फैसला आया है। कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी 18% जीएसटी लागू होने की खबर यहां पर आ रही है। 2000 से कम कार्ड ट्रांजैक्शंस पर अब जीएसटी लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के हाथ में है। लक्ष्मण, बताइए क्या जानकारी आप पकड़ रहे हैं?
देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन पे जो मर्चेंट फी लगता है, उस मर्चेंट फी पर जीएसटी लगेगा। दरअसल एक तरह से कहें तो ये फैसला नहीं है, ये एक तरह से सफाई है। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इससे जुड़ा हुआ फैसला लिया गया था। उसके बाद सवाल ये उठ रहा था, जो पेमेंट गेटवे वाली कंपनियां हैं, जो पेमेंट गेटवे वाले हैं, क्या उनको जो मर्चेंट फी लेती हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा? 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा। तो अब ये सफाई जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक में ली गई है और सफाई में ये कहा गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे कार्ड ट्रांजैक्शन पे जो मर्चेंट फी लिया जाता है, जो करीब 0.5% से 1% के आसपास के बीच होता है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। शाम में कुछ देर बाद, दोपहर के बाद शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब इस पर बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर नहीं लगेगा, उस पर जो मर्चेंट फी लगता है उस पर लगेगा। दूसरी बात, ये यूपीआई पेमेंट पे नहीं लगेगा, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर लगेगा, चाहे क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो या फिर पॉस मशीन के जरिए आप कर रहे हो तो वहाँ पर लगेगा। तीसरी बात कि इसका सीधे तौर से कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों से, ग्राहक से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब पेमेंट गेटवे वाली कंपनियों पर जीएसटी लगेगा तो जाहिर तौर पर वो अपने मर्चेंट पर इसको पास ऑन करेंगे। तो मान लिया जाए 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन कोई अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर रहा है, तो उस पर 1% का उस पर जो मर्चेंट फी लगता है, तो उस 1% के मर्चेंट फी पे अब वहाँ पे आप मान के चलिए कि जीएसटी देना पड़ेगा 18%। एक तरह से सफाई जारी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये तय कर लिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। लक्ष्मण, क्या आप ये इसके पीछे का लॉजिक समझा पाएंगे कि पेमेंट गेटवेज खासतौर से 2000 रुपए से कम वाले ट्रांजैक्शंस पर ये क्यों जीएसटी लगाई जा रही है? क्योंकि देखिए, ये सारे छोटे स्मॉल बिजनेस वाले ट्रांजैक्शंस है, लो वैल्यूज ट्रांजैक्शंस है, और आप और मैं इसके क्लियर कट एग्जाम्पल्स है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो आप पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या फिर किसी भी क्यूआर कोड स्कैन करके वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये अक्रॉस छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत इजी से आप जीपे, पेटीएम एक्सेट्रा दूसरे या फिर फ़ोन पे के ज़रिए ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो ये जो लोअर रंग के ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें वो एकदम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारियों के साथ लेन देन होता था, उस पर सेंध नहीं लगेगी क्या? इसमें 2 दलीलें हैं और दोनों दलील काफ़ी ठोस है। पहली दलील ये है कि आप ये सोचिए, जब ये ट्रांजैक्शन नहीं लगाया गया था, दरअसल जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के बाद अचानक से बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत थी। उस वक्त सरकार ने इन छोटे ट्रांजैक्शन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। अब नोटबंदी के बाद हालात अब पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इससे यूपीआई को बाहर रखा है। आज की तारीख में यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं ये यूपीआई के जरिए होते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना तेज़ी से बढ़ा है कि सरकार का मानना है कि आम जो मर्चेंट हैं उन पे ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक तरह से जीएसटी एवेजन या फिर कहें कि टैक्स एवेजन को रोकने में इससे मदद मिलेगी। यही वजह है कि सरकार ने इसके दायरे में अब लाया है पेमेंट एग्रीगेटर को। ये भी कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, फिर से दोहरा दूं कि मान लिया मैंने किसी को 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर जो मर्चेंट फ़ी होता है, उस मर्चेंट फ़ी 0.5 से 1% होता है, जो काफ़ी मामूली होता है, उस पर आपको देना पड़ेगा। जहां 100 रुपये देते थे, अब वहां पे मान के चलिए 1180 रुपये आपको यहां पे देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का बढ़ोतरी होगी। हाँ, छोटे ट्रांजैक्शन जब बड़ी संख्या में आप कर रहे होंगे तब बोझ ज़्यादा दिखेगा, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन छोटी संख्या में करेंगे तो बोझ नहीं दिखेगा। और जो यूपीआई वाला लॉजिक दिया, ये सरकार का एक महत्वपूर्ण लॉजिक है। कुल मिला के लक्ष्मण जी, यूपीआई की प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी। और आपकी स्क्रीन पे इस खबर के बाद जरा एक बार आप एसबीआई कार्ड्स को देखिए जरा प्लीज़। इंटरडे में लिखा है, ये जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो है एसबीआई कार्ड्स पे। जैसे ही खबर क्रैक हुई, आपकी स्क्रीन पे 806 से करीब 794 डे लो की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट जाने की करता हुआ तैयारी एसबीआई कार्ड्स 793। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये खबर भी थी और सम आई थिंक क्लैरिफिकेशन था, वो एंटायर अमाउंट नहीं थी जो वो आई थिंक
वो चार्जेस थे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा यहाँ पे। 792 इस पर एक काम करते हैं, पहले एक प्रतिक्रिया लेते हैं। डॉक्टर साहब पैनल में हमारे साथ कोई मेहमान हो तो जरूर प्लीज़ बताइएगा। एसबीआई कार्ड्स का जिक्र मैं दरअसल यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ पहले क्योंकि एसबीआई पिछले 3 दिन में सबसे ज़्यादा चला था। एक बार के लिए शिल्पा जी जरा एसबीआई कार्ड्स एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस मैम क्या होगा यहाँ पे? 3 दिन का यहाँ पे एक वर्टिकल राइज ट्रेडर लेके बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये आज मॉर्निंग लो ऑलमोस्ट जाके रिविजिट कर रहा है, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि रीजनेबल स्टॉप लॉस अभी के लिए यहाँ पे 778 का ही रखिए। 780 के नीचे इनफैक्ट ये फिसलता थोड़ा वीक हो जाएगा तो 778 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे अभी भी लॉन्ग बने रह सकते हैं। 820 से लेके 830 का इसका टारगेट है। हो सकता है ये न्यूज़ में थोड़ा नीचे की तरफ मिले तो 878 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख तो रही है, 878 का स्टॉप लॉस, और मंदी की तरफ ये सौदा सीधे तौर पर फिसलता हुआ। इनफैक्ट हमारे साथ एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देने के लिए शरद अवस्थी भी हैं। शरद, आपकी राय क्या होगी, क्योंकि तेजी से टूटने लगा है एसबीआई कार्ड का शेयर, और क्योंकि लक्ष्मण कह रहे थे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर आपको ये अतिरिक्त 18% जीएसटी सब 2000 वाले ट्रांजैक्शंस पर नहीं देना पड़ेगा, तो वहां पर पेटीएम टूटा नहीं है। जी, मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड्स में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर डेबिट कार्ड्स वाली ट्रांजैक्शन पे ऑब्वियसली थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट क्रेडिट कार्ड पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सब 2000 में रेगुलर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वैसे भी बहुत कम होंगी। बड़ी ज्यादा मेरे हिसाब से इम्पैक्ट आपको डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस पे पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कल जब फाइन डिटेल्स एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद समझ में आएगा। और जनरली मुझे लगता है एसबीआई कार्ड्स में थोड़ा आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेकर चलना चाहिए। काफी टाइम से काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है, और जनरली तो प्राइस टू बुक के हिसाब से तो काफी एक्सपेंसिव लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन जनरली एसबीआई कार्ड्स को हम पी पे हिसाब से वैल्यूएशन बाजार देता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है फेयर वैल्यू करीब 900 साढ़े 900 के आसपास पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ रेट्स अगले 2-3 साल काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए कार्ड्स बिजनेस में, और इससे बिग टिकट पे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और छोटी वाली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस मेरे हिसाब से बहुत बड़ी पोर्शन टोटल पाई की नहीं बनाती हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नीजक रिएक्शन आता हुआ पेटीएम के लिए एक रिलीफ, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पेटीएम जिस टाइप की वैल्यूएशन पे चल रहा है वहां से बहुत ज्यादा उसको गिरने की गुंजाइश थोड़ी कम है, और जितने नेगेटिव्स आ चुके हैं मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव आना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे जो बेस बिजनेसेस हैं वो वापस सर्वाइव कर नॉर्मल बिजनेस की तरफ, बिजनेस फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करते हैं। 4 या 5 टाइम ईवी टू सेल्स पे शायद स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। ये जो एक हिकअप इनको एनबीएफसी वाला मिला था लेंडिंग वाले बिजनेस में, वो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेरे हिसाब से अभी आप कह सकते हैं कि पेटीएम एक फेयर वैल्यू ट्रेजेक्ट्री में है, जहां आप बहुत ज्यादा उसको ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। ये इवेंट पर्टिकुलरली इनके लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, मुझे लगता है इनके लिए बेटर रहेगा। के लिए एक रिलीफ एसबीआई कार्ड, शरद कह रहे हैं कि सब 2000 वाले ट्रांजैक्शंस की संख्या शायद बहुत कम होगी, इसीलिए इस समय नीजक रिएक्शन आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर आता हुआ दिखाई देगा, तो बैंकों के साथ आप जोड़कर देख सकते हैं। तो बेसिकली अब तक की बड़ी खबर कि मर्चेंट फीस पर 18% जीएसटी लगेगा सब 2000 वाले ट्रांजैक्शंस पर भी। यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई मर्चेंट फीस अगर कंपनियां वसूल भी रही हैं उस पर जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब 2000 से कम वाले ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ अपडेट आता हुआ ध्यान रखेगा। आगे एक्सक्लूसिव अपडेट है, आगे जीएसटी की बैठक से और कुछ निकल कर आएगा तो उस पर बात ज़रूर होगी। चलिए, इस बीच हमारे जानकारों से चर्चा शुरू हो गई है तो ट्रेड्स भी लेना शुरू करते हैं। गावा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय ताज़ा क्या ले रहे हैं? आई थिंक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है नेस्ले 2513 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 2500 का, तो ऑन द अपसाइड टारगेट 2550, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए नेस्ले। नेस्ले आपका 2513 पे एक बाय ट्रेड है, करीब करीब % ऊपर। मीनवाइल अभी हमने हर्षार मैंने निफ्टी बैंक पे बात नहीं करी, याद रखिएगा निफ्टी बैंक डे हाई पर है। सुबह मॉर्निंग की सिर्फ एक प्लेट लेके आई, ये जो मैंने रखी थी यहाँ पे रेजिस्टेंस की प्लेट, क्योंकि निफ्टी बैंक का थ्रेशहोल्ड पॉइंट नज़दीक था, निफ्टी का काफ़ी दूर था। वो था 50,719, अगर कटेगा तो बाइसेक्ट होके मिलेगा आपको 50,910, ठीक है।
और 50,910 की ट्रजेक्टरी अगर कट गई तो आपको 51,090 और 51,238 मिल सकता है। अब जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार के लिए बहुत संक्षेप में कॉल आइटर्स के स्टैट्स से। 51,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देख लीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक अब डे हाई पर आ गया है। अब 5910 का क्लस्टर कट रहा है। फेडरल बैंक एट डे हाई और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स डे हाई पर आ रहे हैं। जरा एक बार एक्टर साहब, 51,000 की कॉल में ओवाई शेड शुरू हो गया है, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मैं कह रहा हूँ कि 51,090 और 51,200 की ट्रजेक्टरी पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई है 51,000 की कॉल में और आपने पिवट पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया। तो प्लीज़ सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक उन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी मेरा ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी, मैंने फ्राइडे से रेकमेंड किया हुआ था डाबर। मुझे लगता है डाबर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आज पूरे अप एंड डाउन में इसने कुछ भी कोई लेवल ब्रेक नहीं किया है, इनफैक्ट डे हाइस की तरफ है। तो डाबर पोजिशनल भी आप यहाँ पे 620 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रह सकते हैं, या फिर किसी को अगर एस BTST भी करना है तो भी मुझे लगता है डाबर में अच्छा स्ट्रेंथ है। आप 645 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहिए। 680 इसका इमीडिएट टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो 720 का भी एक पोजिशनल टारगेट है। ओके, प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी अर्चना जी, गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम बायोकॉन की तरफ देखें तो एक हॉबी बुक जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करना, वो हो चुका है और वहां से बाउंस मिल रहा है। दूसरी बात, जब वो रेंज ब्रेकआउट हुआ था तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा करीबन 378 369 के आसपास, 378 379 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस डे लो के नीचे यानी 365 के नीचे रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 400 से लेके 410 410 के आसपास होगा। 400 से 410 के लिए बायोकॉन में एक मौका। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक 1230 ये इसका पहला रेजिस्टेंस था जो इसने सरपास किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1250 ये एक छोटा 20 पॉइंट का टारगेट लेके आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी और आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट आज वो बिग मूवर्स में शामिल है जिसने निफ्टी बैंक की चाल को खासा सुधारा है, जिसका जिक्र अभी वीरू कर रहे थे। 51,000 के पार निकलता हुआ निफ्टी बैंक। शिवांगी नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड ले रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले लगातार 11 हफ्तों से सपोर्ट पे इस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ हमें एक RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं इस स्टॉक में। तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आते हुए दिखेगी। पूरे ही कंजम्पशन FMCG स्पेस का एक टेलविंड भी मिलेगा स्टॉक को, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3,050 के टारगेट्स के लिए और 2870 के एक स्टॉप के साथ। एक्चुअल 2925 पे आपका बाय ट्रेड है। शरद जी के पास जाएं उससे पहले मैं एक ट्रेड स्पॉट और करना चाहता हूं, जो कि मैंने सुबह भी मेंशन किया था कि एक नज़र रखिएगा आप ACC पर। जरा डायरेक्टर साहब ACC स्क्रीन पर रखिएगा। अभी बीते 15 मिनट में ACC के OI में एक्टिविटी में एक मेजर परिवर्तन आया है। सुबह बात क्या हुई थी आपको याद होगा कि क्लोज स्ट्रॉन्ग था शुक्रवार का। आज की लोअर शेडो वाइल्ड रिकवर हो गया खुलते साथ। अब ये अपने पिछले 2 सेशन की जो हाईएस्ट क्लस्टर है उसको बाइसेक्ट करके बाहर निकलता हुआ। शिल्पा जी ये स्पॉट किया है अभी यहाँ पे, अब ये फाइनली निकलता हुआ। आपका टेक ACC पर? जी वीरेंद्र जी, 465 के ऊपर जाते ही इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाएगा, जिसमें आप एक अग्रेसिव अपसाइड टुवर्ड्स 2600 के भी पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी आप एक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट मुझे लगता है अच्छा खासा रहेगा एंड अपसाइड आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं ट्रेड। आप 2400 तक के डिक्लाइंस में आप इसको बाय कर सकते हैं विद सपोर्ट, या फिर आप यहाँ पे 2500 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 37-38 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप यहाँ पे आप 17 रुपये का रखिए, और ये व्यू सही जाता है तो ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा 75 से 90 के बीच में। ओके, तो ACC पर भी एक व्यू आ गया। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारा आइडिया रहेगा आज का। लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की।
नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है। अभी कैपेसिटी लगभग 16 साढ़े 16 मिलियन टन की है और अभी जो वो एक रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसका असर भी अगले 1 साल में लगभग पूरा हो जाएगा। वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि ये अभी भी कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती मिल रही है कंपनी। फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से $110 ईवी पर टन के आसपास होनी चाहिए। अगले 5 सालों में कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल करने की योजना भी रखती है। इस साल के एंड तक भी लगभग 2 ढाई मिलियन टन की और कैपेसिटी ऐड होगी अक्टूबर के आसपास। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऑपरेशनल मैट्रिक्स भी सबसे बेटर हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है और लगातार ग्रोथ आती रहनी चाहिए, जैसे अगली 4-5 साल की योजना है और रिन्यूएबल पावर में भी काफ़ी शिफ्ट कर लिया है, तो पावर कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी इनके कंपैरेबल है। तो मुझे लगता हमारा ये मानना है कि इनकी जो ईवी पर टन अभी चल रही है, वो बहुत सबड्यूड है और पोस्ट मॉनसून सीमेंट में एक पिकअप मिलना चाहिए। तो जिसकी वजह से जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक अपग्रेड होने की पूरी गुंजाइश है। $110 के ईवी पे अगर ट्रेड करता है तो हमारे हिसाब से लक्ष्य करीब शुरुआती लक्ष्य करीब 1125-30 के आने चाहिए और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इससे भी काफ़ी बड़े लक्ष्य। तो इनिशियली 1125-1150 के लक्ष्य के हिसाब से जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड ऑफर करता है। आईसीसी की हम बात कर रहे थे और अब जेके लक्ष्मी सीमेंट पर शरद अवस्थी का एक व्यू आता हुआ, डिप्स पे खरीदारी का एक अच्छा मौका। अच्छा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आते हैं ब्रॉडर मार्केट के एक्शन पर। आज एफएमसीजी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है और आज की तेज़ी दरअसल एक स्टॉक के नाम है HUL में आज एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन इस समय करीब 3% का इजाफा स्टॉक दिखा रहा है और ये लाइव हाई पर पहुंच चुका है जो 2924 के आसपास है। अब कंपनी के साथ डेवलपमेंट ये है कि कंपनी अब एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित कर चुकी है जो तय करेगी आइसक्रीम कारोबार जो कंपनी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है इसमें करना क्या है। ध्यान रखिएगा कि मार्च अप्रैल इसी साल इसकी जो पेरेंट है यूनिलीवर ने वहाँ पर डिसाइड किया था कि आइसक्रीम कारोबार को अलग करेंगे या फिर आगे बेच देंगे। तब ये उभर कर आ रहा था कि भारत में बिजनेस कितना वैल्यू जनरेट कर सकता है, क्या यहाँ पर भी वो होता हुआ दिखाई देगा। अब एविडेंट है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित कर दी गई है कि उस रास्ते कदम उठाए जाएंगे। HDFC सिक्योरिटीज़ के VP इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो कंज्यूमर सेक्टर और ख़ासतौर से HUL जैसी कंपनियों को ट्रैक करते हैं, विशाल गुटका हमारे साथ है। विशाल, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इस आइसक्रीम बिजनेस में कितनी वैल्यू है, इफ एट ऑल कंपनी इसे बेचना चाहती है या फिर अगर अलग एंटिटी बनाती भी है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी मुझे जुड़ने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आइसक्रीम बिजनेस वैसे मीनिंगफुली तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, 3 से 5% ऑफ बिजनेस है, बट एडवांटेज कंपनी के पास ये है कि सिंस इसका सप्लाई चेन कम्प्लीटली अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कम्प्लीटली अलग है, इसको बेचना बहुत आसान होगा। अदरवाइज जो कंपनी को खरीदती डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। HUL का एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आई थिंक और मार्जिन आइसक्रीम बिजनेस के रिलेटिवली लोअर वर्सेस जो कंपनी लेवल एवरेज मार्जिन है, तो अगर ये बिजनेस चले जाता है तो आई थिंक फायदेमंद ही रहेगा HUL के लिए। जो लास्ट में पढ़ रही थी ये FY23 के नंबर्स थे, आप और रोशनी डालिएगा, लगभग 1800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। राइट। किस तरह की एंटरप्राइज वैल्यू मिल सकती है इफ एट ऑल ये हाइपोथेटिकली डिसाइड करते हैं कि हमें ये बिजनेस बेचना है, और क्या खरीदार हैं उतने मार्केट में, क्योंकि ये आइसक्रीम बिजनेस अलग अलग एंटिटीज को खरीद कर फिर बना है। इसमें क्वालिटी वॉल्स है, ऑफ कोर्स मैग्नम है, बेन एंड जेरीज है, वो ऑफ कोर्स हायर एंड पर, कुछ छोटी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए आदित्य को भी इन्होंने एक्वायर किया था। तो किस तरह की एंटरप्राइज वैल्यू मिलेगी कल अगर ये बेचने जाते हैं? मेरे हिसाब से इसको ट्रेलिंग बेसिस से प्राइस टू सेल बेसिस से 4 टाइम्स मिल सकता है, बिकॉज ब्रांड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये मार्केट लीडर रहा है, अमूल के साथ नेक टू नेक कम्पीट कर रहा है इन अ सेगमेंट विच इज ऑपरेट्स। तो ब्रांड हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। खाली एक ही ये देखना होगा कि अगर ये HUL का आइसक्रीम सेल होता है तो यूनिलीवर के जो ब्रांड्स है, बिकॉज काफ़ी ब्रांड्स यूनिलीवर के हैं, तो राइट्स वो कंटिन्यू होने चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग ओनर आएगा वो की डिटरमिनेट होगा कि ब्रांड अल्टीमेट वैल्यू जो आइसक्रीम बिजनेस को दी जाएगी। तो इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं HUL के शेयर में क्या किया जाए, अदर देन द फैक्ट कि ये बिजनेस में जब डेवलपमेंट आएगी, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए एंड द वेरी फैक्ट कि जावा साहब की अगुवाई में लकीली अब रूरल डिमांड भी बढ़ने लगी है, आपका कॉल क्या है HUL पर आज के 3% के मूव्स के बाद?
लास्ट 3 महीने पहले मैं इसको अपग्रेड किया था स्टॉक को। हमारा हाई कन्विक्शन बाई है लार्ज कैप स्पेस में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि रूरल रिकवरी तेजी पकड़ रही है। आई थिंक सेकेंड हाफ में रूरल रिकवरी काफ़ी स्टीम पकड़ना चाहिए, बिकॉज साउथ इंडिया में जहाँ पे 50% ऑफ रूरल डिमांड है, वहाँ पे अबाव एवरेज नॉर्मल मानसून रहा है, तो इस बार काफ़ी अच्छी बिजनेस होने की आशंका है। सेकेंडली ला लीना ईयर है, तो जनरली आप देखते हो विंटर काफ़ी हार्श होता है ला लीना ईयर में। तो इस बार विंटर पोर्टफोलियो जो इनका है थर्ड क्वार्टर में मेजर बिजनेस होता है, इस बार काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है कि इस बार बिजनेस काफ़ी अच्छा रहता है थर्ड क्वार्टर में। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ जो लैक लिस्टेड थी HUL में, तो 3Q ऑनवर्ड इट शुड पिक अप टुवर्ड्स हाई सिंगल डिजिट नंबर एटलीस्ट इन EPS ग्रोथ फॉर द कंपनी। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और मार्केट का संकेत जो ओवरऑल वो डिफेंसिव के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो दैट शुड हेल्प फर्दर और सस्टेनिंग द PE मल्टीपल व्हाट HUL इज गेनिंग एज ऑफ नाउ। और बाकी FMCG प्लेयर्स पर आपकी क्या राय है? हाउ वुड यू स्टैक देम अप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? हमारे और इसके अलावा 2 हाई कन्विक्शन कॉल है। दूसरा हाई कन्विक्शन हमारा ज्योति लैब्स है, उसके बाद फॉलोड बाय गोदरेज कंज्यूमर। ये हमारे स्पेस में कंज्यूमर स्टेपल्स पैक के अंदर। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, मंत्रणा के लिए, बातचीत के लिए, अपना व्यू रखने के लिए। हर्षिता, ये बताइए जरा, ये HUL की जो ये आइसक्रीम डिवीज़न है कौन कौन से ब्रांड से बनी थी, बताएंगे फिर दोबारा एक बार? सुन रहा था मैं आपको। पीरू, मैं इनफैक्ट जब ये कल डेवलपमेंट आई ना, मैं पढ़ रही थी, तो इनिशियली आपको डॉलप्स आइसक्रीम याद है? डॉलप्स याद है कि नहीं? नहीं बचपन में, हमारे बचपन में डॉलप्स आइसक्रीम एक ब्रांड हुआ करती थी, जो एक कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर चलाते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वो पहले एक्वायर की और फिर धीरे धीरे करके क्वालिटी वॉल्स जो कोई और चला रहा था उसको एक्वायर किया। ऑफ कोर्स मैग्नम तो इन्हीं का, यूनिलीवर का इंटरनेशनल ब्रांड है, बेन एंड जेरीज वो इंटरनेशनल ब्रांड है। हाल ही में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए आदित्य नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप हुआ था। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स बनकर वो HUL का आइसक्रीम बिजनेस खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि किस तरह की EV मिलेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विशाल ने की कि देखिए, ये पुराने ब्रांड्स तो अब है नहीं, आपको डॉलप्स आइसक्रीम मिलती नहीं है, आपको क्वालिटी वॉल्स मिलती है, मैग्नम मिलती है, या फिर आपको बेन एंड जेरीज अगर आप लकी हैं वो मिलती है। तो उसकी राइट्स क्या यूनिलीवर के पास रहेंगे या फिर जो नया खरीदार आता है उनको मिलेंगे? वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट रहेगा किसी भी प्लेयर के लिए जो इस बिजनेस को खरीदने के लिए आएगा। एंड 4 times EV/EBITDA इज नॉट बैड। जी हाँ, मैं इसे डिस्कशन को बहुत अच्छी तरह से सुन भी था हर्षिता में, और मैं बताऊं, मैं टेक्निकली रीड कर रहा था हर्षिता, हिस्टोरिकली जब जब HUL में इस प्रकार का ब्रेकआउट रहा है या फिर किसी खबर ने इसका ब्रेकआउट ऐसा दिया हो रहा है, HUL पैसा बनाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक ऐसा ही इस स्टॉक में हुआ था अगस्त 2021 में। ब्रेकआउट पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली इसने दिया था स्विंग 10% का। ठीक ऐसा ही हुआ था सितंबर 2019 में, ठीक ऐसा ही हुआ था मार्च 2018 में, और उससे पहले जो मार्च 17 का ब्रेकआउट था वो तो खैर पूछे ही मत। शिल्पा जी, आई होप जो मैं कह रहा हूँ ना इस चार्ट्स पे वो आप रीड कर पा रही होंगे। इस बार ये जो ब्रेकआउट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली टाइम फ्रेम है 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 3 साल के टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है ये। कहाँ तक की पॉसिबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी कॉल के बारे में नहीं, ये प्रोजेक्शन क्या बनता है इस चार्ट का? यहाँ पे वीरेंद्र जी अगर देखेंगे तो पिछले थर्सडे फ्राइडे से हमने HUL डाबर पे एक व्यू निकाला है, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है ये आपको 8 to 10% का अपसाइड ऑन इमीडिएट बेसिस करके देगा। तो यहाँ से जो टारगेट है वो आता है 3100 से लेके 3200 तक के। अगर आप ऑप्शन चेन भी समझेंगे तो आप देखेंगे आज 2900 पे बहुत अग्रेसिव पुट राइटर्स है, तो जिसमें ये डेफिनेटली हिंट देता है कि यहाँ पे तो डाउनसाइड आपको कुछ है ही नहीं, वेरी लिमिटेड। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है 2940 से लेकर 2960 तक। ये लेवल क्रॉस होते ही आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से 3000 के ऊपर तो स्टॉक आपको इमीडिएटली ट्रेड करते हुए मिलेगा। थोड़ा कोई पोजिशनल ट्रेडर भी है तो आप 2850 का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए, एक बहुत ही रीजनेबल स्टॉप लॉस है, एंड वेट फॉर दिस ब्रेकआउट टू प्ले फॉर टारगेट्स ऑफ 3100 एंड अबव। की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, एक अच्छा खासा मोमेंटम, आज टाइमली हमने वो चर्चा कर ली है। अच्छा, एक बार ITC पर भी नज़र डाल लेते हैं, कंसिडरिंग डाबर और HUL 2 दफ़ा मेंशन हो चुका है।
आईटीसी खरीदेंगे क्या आप प्रशांत? जिस तरह का मूव इसमें भी दिखाई दिया है, 511 हो चुका है स्टॉक। हर्षा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा। डेफिनेटली एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कैरी करने चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 505 के नीचे, 504, 503। बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट करूंगा 515 के ऊपर क्लोज होने के लिए, ताकि एक डिसिसिव ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे। इनफैक्ट 2-3 पॉइंट और आए, 517, 18 के ऊपर क्लोज हो तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग जाऊंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 508, 509। वहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम लेवल्स ऑफ 535, 540। जय, आईटीसी भी आज याद रखिएगा, इसकी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी 510, 515 के आसपास है, वहीं पे ट्रेड करा, लेकिन पूरे एफएमसीजी में, जैसे मैं आज ने आपको समझाया, आज अच्छा मूव है। मीनवाइल थोड़ा सा खबर को चेंज करते हैं, यहाँ पे एफएमसीजी से निकल के ऑटो की तरफ जाते हैं, स्पेशली ईवी की तरफ। दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है, उसकी जो सेल्स है बढ़ाने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में शायद सरकार अंतिम रूप दे सकती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहन है, हमारा सहयोगी इस वक्त। रोहन, इन ईवी के चलन को और इनकी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये जो इस स्कीम के अंतर्गत जो स्वरूप मिलेगा इसको, उसमें क्या मुख्य बदलाव हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, आज बहुत ही क्लियरली जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि किसी भी हाल में ईवी को मिलने वाली जो सब्सिडी है वो रुकेगी नहीं। दरअसल हुआ ये है कि फेम 2 खत्म हो चुकी है, फेम 3 अभी आई नहीं है, और इसके बीच में एक हमने कंटिजेंसी स्कीम EMPS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है, जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। ईवी इंडस्ट्रीज को एक क्लैरिटी की मांग कर रही थी, तो आज हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एक बहुत क्लैरिटी दी कि फेम 2 हो सकता है, फेम 3 हो सकता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर आ जाए, लेकिन किसी भी हाल में अगर वो नहीं आता है तो हम जो एग्जिस्टिंग EMPS स्कीम है उसको 2 महीने में हम आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो फेम 2 में कुछ लूप होल्स थे, कुछ मिसयूज किया था कुछ कंपनियों ने, उसको दूर करने के लिए अभी काम हो रहा है कि फेम 3 में इस तरह की कोई गलती ना हो दोबारा से, और बहुत जल्दी इस पे काम हो जाएगा। लेकिन एक संकेत बहुत क्लियरली सरकार ने दिया कि 30 सितंबर के बाद भी जो है वो सब्सिडी जारी रहेगी। क्या कहा एग्जैक्टली मंत्री ने, आइए उन्हीं से सुनते हैं। What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out some modification. What are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it? For that they are working. चलिए, तो फेम 3 जल्द और नए प्रारूप में आ सकती है स्कीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी बातचीत के लिए। मीनवाइल एक बार जरा लेके आइए पूरा टाटा मोटर्स का सेगमेंट, और इनफैक्ट एक बार आप टाटा मोटर्स को रखिएगा। शरद, आपने पूरी खबर को सुना, और हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पूरा का पूरा स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त, बट स्पेशली ईवी को पुश देने के लिए ये स्कीम 1 से 2-3 महीने के अंतराल में आ सकती है। आपका व्यू इस वक्त टाटा मोटर्स पे? देखिए, मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे ईवी सेगमेंट के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे बयान निकल के आए थे कि शायद ईवी सेगमेंट को अब सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो वो एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करते हैं कि क्या सब्सिडीज हटा दी जाएंगी। बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है कि अभी भी ईवीज को सब्सिडी की सपोर्ट की जरूरत है कम्पीट करने के लिए, जब तक कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और प्राइसेस और नीचे नहीं आते। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है। टाटा मोटर्स के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, ओला के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है टाटा में, बट अभी आप जो वैल्यूएशंस देख रहे हैं, मुझे लगता है चूंकि ईवीज इनके लिए एक पॉजिटिव स्पेस है, बट अभी भी मेजर पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन आप JLR से डराइव करते हैं, और जब तक वो एक डोमिनेंट पोजीशन रहती है, मुझे लगता है अब ये वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा टाटा मोटर्स में। अर्निंग्स में ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए, बट चूंकि एक इंटरनेशनल पार्ट भी है जो प्रीमियम कार्स का है, उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलती नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप SOTP करके देखेंगे तो ये वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा अपसाइड टाटा मोटर में खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हालांकि डेवलपमेंट पॉजिटिव है, मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे टाटा मोटर्स में मैं बहुत ज्यादा बेट लेने के फेवर में नहीं। अच्छा हर्षदा, क्योंकि ईवी की बात चल रही है, जरा एक बार लिखे आइए ओला इलेक्ट्रिक। दरअसल IPO आया, उसके बाद लिस्टिंग हुई 77 पे, बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग, 77, 80, उसके बाद 90, 100, 110, 20, 30, 40, मेरे ख्याल से इसका 156 का हाई था, उसके बाद क्रैक हुआ, इन्वेस्टर लॉक इन खुला। हर्षदा,
असली जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होता है ना, वो शायद मेरे ख्याल से आज का दिन था। एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से अब तक अच्छा बिहेव कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे 114 पे एटलीस्ट जेन्युइन बाइंग थोड़ी सी नजर आ रही है जिसमें, है ना? थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है। और वीरू, मैं इनफैक्ट अभी एक अपडेट पढ़ रही थी कि एथर एनर्जी जो पहली प्योर प्ले ईवी एंटिटी थी, वो भी जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आएगी। तो इस बिजनेस में दरअसल कंपटीशन जो प्योर प्ले ईवी बिजनेसेस है, वहाँ पर ओला को टक्कर देने के लिए एक और कंपनी लिस्ट होने की तैयारी में है। 3100 करोड़ प्राइमरी कैपिटल दरअसल वो रेज करने की तैयारी कर रहे हैं एथर। और एथर एनर्जी में याद ध्यान रखिएगा, हीरो मोटर ने वैसे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो भी कनेक्शन आपको जोड़ना है। इनफैक्ट ये ओला इलेक्ट्रिक और बाकी पर की जो ये विंडो खुली है, उस पर आगे बातचीत भी करेंगे। हॉर्मस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, तो उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिला है ओला इलेक्ट्रिक में आज के सत्र में। इस बीच राजेश पालवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय का ताज़ा ट्रेड क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन 3-4 दिन का हमने देखा और आज वापस स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वोल्टास के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो आ सकता है स्टॉक का, वो करीब 1835 से लेकर 1845 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है वोल्टास फ्यूचर पे, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 1790 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल 1790 का स्टॉप लॉस, और वोल्टास में खरीदारी करके चले। 1802 हो चुका है स्टॉक। क्या भागा है। इनफैक्ट एक थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट आप दिखाएंगे वोल्टास का, एक साल में किस तरह का परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है, वो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। करीब 26% तक के गेंस पिछले कुछ महीनों में, 12 महीनों में 98%। 800 का हुआ करता था ये काउंटर, और आज 1800 के आसपास है। शरद, इस पर फंडामेंटली वैल्यूएशन अब कैसे पोजिशनड है, उस पर एक उल्लेख अगर ज़रा कर सके, कंसिडरिंग डिमांड तो अच्छी खासी रही है इनके प्रोडक्ट्स की इस समर सीजन में? डिमांड अच्छी खासी रही है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी ये डिमांड ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग रहेगी ज्यादातर एयर कंडीशनिंग कंपनीज के लिए। हमारी जो डिकेडल थीम्स है उसमें से ये एक रहा है, और थ्रू आउट द फॉल मैं रिकमेंड करता रहा हूँ। बट अब इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है अगर आप 20-25% की ग्रोथ पकड़ रहे हैं, FY26 में भी 35 रुपए के आसपास की अर्निंग, वहां पे ऑलरेडी 1700-1800 रुपए पे, तो अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपसाइड निकाल पाना पॉसिबल होगा। बट अगर री रेटिंग स्ट्रांग रहती है नंबर्स में आने वाले समय में, हालांकि रिटेल एयर कंडीशनिंग में तो एक लेवल के बाद रुक जाएगी, खास करके जो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है उसमें ये कितनी ग्रोथ रैंप अप कर पाते हैं आने वाले समय में। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस आते हैं तो मुझे लगता है एक फेवरेबल इनके लिए चीज हो सकती है। मैं करेंसी में अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ INR में, चूंकि ज्यादातर एयर कंडीशनर्स के कुछ पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, तो वहां से उनको कुछ फायदा हो सकता है मार्जिन में। तो ये दो चीजें थोड़ा पॉजिटिवली प्ले कर सकती हैं। बट अगर आप नंबर्स में देखें तो मुझे लगता है पिछले 6 महीने में काफी बड़ी री रेटिंग नंबर्स में भी आ गई है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अर्निंग्स लगभग कितना 10-12% अपग्रेड हमने कर ही लिया है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना मुझे लगता है अब मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 1 साल फॉरवर्ड पे लगभग 66 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो यूजुअली जब आप किसी चीज को 1 साल 1.5 साल फॉरवर्ड पे 70-80 टाइम 90 टाइम लेते हैं, तो वहां से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से, अगले 10-15 साल तक भी काफी अच्छा आइडिया रहना चाहिए, बट बेटर होगा कि आप थोड़ी करेक्शंस पे इसको एक्वायर करें। करेक्शंस पर खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को। वोल्टास की बात हो रही है 1802 के आसपास। अच्छा, कुछ ही देर में हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट लेकर आएंगे एक स्टॉक पर, क्या चल रहा है में। सुमित हमारे साथ तैयार है स्टूडियोज़ में, लेकिन प्रशांत, उससे पहले UBL USL पर मैं आपसे फटाफट टेक्निकल एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ, क्योंकि इन स्टॉक्स में बहुत तगड़ी गेंस देखने को मिले हैं आज। आप UBL देखिए करीब 3% ऊपर, फ्यूचर्स में 1.5% से ज़्यादा का OI एडिशन, USL में भी धीरे धीरे करके OI एडिशन देखने को मिला है। तो एक में शायद शॉर्ट्स थोड़े से कवर हो रहे हैं, दूसरे में डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। जी हर्षा जी, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है कि UBL डेफिनेटली वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं, और हम ऑलमोस्ट एक जो अहम लेवल था जहां पहली बार बिकवाली आ रही थी 2080-85, मुझे लग रहा है इसके ऊपर हम सस्टेन करने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2035-2040 के जोन के बीच में,
और यहाँ पे आपको मोमेंटम और मिलेगा जब हम 2100 क्रॉस कर ले, 2100 के ऊपर आपको शायद स्ट्रेट एक रेंज ब्रेकआउट टारगेट करीबन 2140 2145 भी नजर आ सकता है। तो एक पोजिशनल अप्रोच रखें और 2100 के ऊपर मोमेंटम के लिए भी राइड कर सकते हैं। 2100 के ऊपर के लिए एक मोमेंटम के लिए राइड कीजिए। यूबीएल ज़्यादा बेहतर ट्रेड है दोनों ही ग्रुप कंपनियों में, यूबीएल और यूएसएल की हम बात कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें आज 10% का मूव देखने को मिला है और पिछले एक महीने में शेयर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। बात हो रही है पैनेशिया बायोटेक में। यहाँ पर क्या चल रहा है सुमित बताएंगे। तो पैनेशिया बायोटेक का स्टॉक लेकर आइए। करीब करीब 100% एक महीने में ये स्टॉक चला है। 130 रुपये के आसपास ये एक महीना पहले होता था और एक महीने के अंदर ही ये स्टॉक ने 130 रुपये से 270 रुपये तक की छलांग लगा भी दी है। तो एक ऑलमोस्ट डबल ये स्टॉक पहुंच चुका है, दोगुने से ज़्यादा ये शेयर चला है। बहुत सारे ट्रिगर है। पहली चीज़ तो इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की खबरें हैं। लगातार प्रमोटर अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर चल रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, करीब 5 तारीख से लेके और ये रफली जून और सितंबर के बीच में प्रमोटर ने 2 लाख के आसपास के शेयरों की हिस्सेदारी बेची है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल देश की जो पहली इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन है वो ये कंपनी बना रही है। ICMR के साथ मिलकर इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए और कंपनी ने नोटिफाई भी किया है और कर्नाटका सरकार ने डेंगू को महामारी के तौर पे घोषित भी कर दिया है। तो ये दोनों ट्रिगर कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं और साथ साथ इनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट भी इसकी ट्रायल में लगी हुई है। ये डेंगू वैक्सीन को लेकर है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट, पहला तो प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं, दूसरा ये कंपनी डेंगू के ट्रायल्स के लिए काम कर रही है। तीसरा, इस कंपनी के अंदर कुछ समय पहले तक सीरम इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी थी जो कि सितंबर 2023 में उन्होंने पूरी तरह से ऑफलोड कर दी है। लास्ट 1.5% की हिस्सेदारी सितंबर 2023 के शेयर होल्डिंग में है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन के ऊपर भी कामकाज कर रहा है। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद यहाँ पर भी इनका कुछ रोल हो सकता है। तो ये दोनों बड़े ट्रिगर्स, खासतौर से डेंगू की वैक्सीन को लेकर और मंकी पॉक्स की जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, उसको लेकर जो दवाएं आने की बातचीत है वो इस कंपनी के लिए शायद कामकाज कर रही है और इसके दम पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी है। इसीलिए आज भी एक अच्छी तेज़ी में है, 10% का उछाल। और जिस दिन ये कर्नाटका सरकार का फैसला आया था उस दिन भी इसमें अपर सर्किट लगा था और तब से ही लगातार स्टॉक और रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए आज से आप इस पर नज़र रखिएगा। सुमित की रिसर्च आकर्षक भी है और भयभीत करने वाली भी है, डरा भी रही है। बट 270 पे वाकई सही कहा सुमित ने, एक वर्टिकल राइज 6 अगस्त को इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 138, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 270। टेक्निकली मेरे ख्याल से इस पर बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा स्ट्रेच आ चुका है। एक बड़ा सप्लाई जोन 250 का पार कर चुका है। शरद जी, आपका कोई टेक है क्या इस पे, पैनेशिया बायोटेक पे? पिछले 8-10 साल से तो लॉस में ही रही है। अब ये डेवलपमेंट पे क्या फाइनल आउटकम निकलता है वो हम देखना चाहेंगे। मुझे लगता है मैं तो अभी भी कॉल लेने की स्थिति में नहीं हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से जो कंपनी लगभग लॉस रिपोर्ट कर रही है उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद पालना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। बट जैसा प्राइस मूवमेंट है, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं रदर उस डेवलपमेंट होने का वेट करूंगा, उसके बाद ही कॉल लेना चाहूंगा। ओके, मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे जरा मैं लेके आता हूँ एक बार बैंक निफ्टी, जो हमारी बात हो रही थी ठीक 2:10 पे, कि अगर इसने 50,950 की ट्रैजेक्टरी को पार किया है तो स्विंग टुवर्ड्स 51,090 पॉसिबल है। अभी अभी ये करीब 51,062 तक का हाई लगा के आया, स्विंग है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 51,090 निकला तो 238 भी 51,238 भी मिलेगा आपको, क्योंकि मोमेंटम है और वो मोमेंटम जनरेट कर रहा था पहले ICICI बैंक। जरा ICICI बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, इट्स ICICI बैंक जो कि 1232 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब जो जनरेट कर रहा है वो है एक्सिस बैंक। एक बार एक्सिस बैंक का शिवांगी जरा इस पर टिक दीजिएगा अपना 1168 टिक बाय टिक चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट है और शुक्रवार का जो सेकंड कोलैप्स पॉइंट था उसको पार करता हुआ 1168 पे। आपका टिक? जी बिल्कुल, एक्सिस बैंक की अगर हम यहाँ बात करें तो देखने को मिला है कि एक पुल बैक मूव ज़रूर देख रहे हैं। ICICI बैंक में भी सिमिलर एक शॉर्ट कवरिंग मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट वीरू, मेरा यहाँ कंसर्न बैंक निफ्टी में है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और मेरा यहाँ मानना है
कि बैंक निफ्टी जो है अगर थोड़े बहुत स्टेबिलिटी यानी कि हम 51,000 के ऊपर अगर क्लोज करके होल्ड करते हुए दिखते हैं तब यहाँ पे हम इन बैंक्स को लॉन्ग करते हुए जा सकते हैं, पर 51,000 एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ओके, निफ्टी बैंक पे ये शिवांगी का व्यू था और एक्सिस बैंक पे भी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो 4 का चौका के 4 ट्रेड्स हैं वो स्क्रीन पर रख देता हूँ। शिल्पा जी के सौजन्य से पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा, और 4 के चमत्कार प्रशांत जी और मिड कैप फंडा शरद जी आज पिक कर रही है। चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप आज का ऑप्शन ट्रेड, सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन बैंक्स में ही रहेगा। मुझे लगता है मोमेंटम स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी शायद आउट परफॉर्म अभी करे। तो यहाँ पे एयू बैंक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे 700 के ऊपर टिक भी रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 745 से लेकर 760 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। तो 730 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 12.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 8 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 20 से लेकर 22 के में नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 730 का कॉल लेने की सलाह, जो समय 12 रुपये 25 पैसे पर है और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनेगा। राजेश पालविया बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार? तो इसमें हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है IEX का। इस वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक में जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को मिली है, स्टॉक एक 200-210 के ऊपर जिस तरीके से अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, आज के डेटा में भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने हैं और स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है IEX को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 222 से 224 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 211 के आसपास। ओके, IEX आपका ट्रेड है। प्रशांत सावंत जी के पास चलते हैं, आज का 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप? तो जी मुझे यहाँ पे इंडियन होटल्स की पोजीशनिंग काफी अच्छी लग रही है। अगर हम परसों के दिन को छोड़ के पहले 3 दिन देखें तो एक राइजिंग वॉल्यूम के साथ अपमूव आई थी, और जब बिकवा रही तो वॉल्यूम मिसिंग थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपरी लेवल दिखा सकता है, करीबन 660-65 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा करीबन 650 650, और मेरा टारगेट होगा 685 685। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडियन होटल्स पर एक व्यू आता हुआ। इस बीच निफ्टी बैंक बाय द वे दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। वेरी क्विकली एक मिड कैप फंडा ट्रेड लेंगे, फिर रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शरद जी बताइए आपका ट्रेड। मुफ्ती या क्रेडो ब्रांड्स होगा हमारा मिड कैप फंडा। लगभग 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी 25 से 30 नए अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स इस साल में भी खोलने की बात कर रही है। 425-30 स्टोर्स ऑलरेडी हैं। हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स कंपनी काफी डिसेंटली अचीव कर लेगी। 3 से 4 साल में कंपनी लगभग अपने टॉप लाइन को डबल करने की बात कर रही है। तो लगभग 20-25% जैसी CAGR कंपनी क्लॉक इन करेगी। साउथ में वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट्स पे भी उनकी डिजाइन टीम काम कर रही है, शूज, कैप, सॉक्स। तो उससे भी कुछ एडिशनल उनको ट्रिगर्स मिलने चाहिए। अभी लार्जली शर्ट्स और बॉटम वियर्स पे मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज आता है, और ऑनलाइन और D2C वगैरह में अभी उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है। बट ग्रेजुअली हमें लगता है अब जैसे पोस्ट IPO कंपनी उस पर फोकस करती है, वहां से भी काफी डिसेंट ग्रोथ आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, रिटर्न रेशियोज वगैरह 18-19% के आसपास हैं। आने वाली अर्निंग्स ग्रोथ 25-30% रहती है। तो अगले साल लगभग हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 300 रुपए, 275 से 300 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए मुफ्ती या क्रेडो ब्रांड्स हमारा मिड कैप फंड था। ओके, तो ये क्रेडो ब्रांड्स वो स्टॉक का नाम है, लेकिन मुफ्ती वो ब्रांड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3% नीचे है वैसे, लेकिन डिप पर खरीदने का एक मौका। चलिए फटाफट से सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन पहला ट्रेड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 12.25 पर था, अब 13 रुपये पर आ गया है। टारगेट आपका 17, 20 और 22 रहेगा। स्टॉप लॉस 8 पर लगाइएगा। 730 का कॉल लेने की सलाह है शिल्पा की। फिर अगली बारी थी राजेश पालविया की। IEX फ्यूचर्स 213 के आसपास आ चुका है काउंटर। 222 और 224 इनका टारगेट रहा है। 211 पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे।
वहीं इंडियन होटल्स पसंद है प्रशांत को, 685 टारगेट और 650 का स्टॉप लॉस। साथ ही शरद को पसंद है क्रीडो ब्रांड्स, 275 के लिए एक मौका इस स्टॉक में भी दिख रहा है। ये फिलहाल है 4 का चौका आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की और सरकारी कंपनियां जहां पर रिटेल का निवेशकों ने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं इस रन में, इनमें जमकर निवेश आया है लेकिन मोटे रिटर्न्स भी बनते हुए दिखाई दिए। हाल ही की जो गिरावट आई है या फिर करेक्शन आया है उसमें पीएसयू कंपनियों में बट ऑब्वियसली भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सवाल यही है कि ये गिरावट मौका है या फिर धोखा। सुमित हमारे साथ है जो आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स ने वैसे हाल फिलहाल में कैसे परफॉर्म किया है और फिर आगे बात बढ़ाएंगे। सुमित। तो पीएसयू सेक्टर जो कि हाल फिलहाल में डार्लिंग रहा है मार्केट का और एक बढ़िया तेजी भी दिखाई है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा है और पूरे पीएसयू बास्केट के अंदर सेल ऑफ आया है। हाई से ऑन एन एवरेज करीब 30% के आसपास कंपनी स्पेसिफिक टूटे। इंडेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो 8-10% ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक बिकवाली कहीं ज्यादा रही है। कोचिन शिपयार्ड 37% के आसपास, गार्डन रीच 35%, इरकॉन 30%, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करीब 30%, बीईएमएल 28%, भारत डायनेमिक्स 28% और हुडको करीब 27% के आसपास की यहाँ पर वैल्यू इरोजन हो चुका है। मिश्र धातु करीब 27%, आयरेडा 26% और आईआरएफसी करीब 26% के आसपास ये भी हायर लेवल से टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। अब इन कंपनियों की बिकवाली में रिटेल निवेशकों पर कैसा इंपैक्ट आ रहा है? सबसे पहले आईआरएफसी, ये वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा पीएसयू में किसी कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी है वैल्यू के लिहाज से तो आईआरएफसी है। करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग रिटेल के पास है, जो परसेंटेज में 9.5 बैठती है क्योंकि सरकार का हिस्सा 86% है, रफली 97-98% के आसपास ये हिस्सेदारी दोनों मिलाकर बैठती है। दूसरी रिटेल होल्डिंग वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी हिस्सेदारी है एचएएल में, करीब 21,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी यहां पर भी है, 6.5% परसेंटेज के लिहाज से बैठती है और सरकार की हिस्सेदारी यहां पर 72% के आसपास है। तीसरी कंपनी जो वैल्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा है उसमें आता है बीईएल का नाम, ये निफ्टी का भी हिस्सा बन सकता है आने वाले समय में। 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल की हिस्सेदारी है, 9% जो हिस्सेदारी बैठती है परसेंटेज के लिहाज से, और सरकार की इसमें हिस्सेदारी करीब 51% के आसपास है। कुछ और बड़ी हिस्सेदारी में रिटेल की हिस्सेदारी है बीएचईएल में 18,000 करोड़ रुपए की, जिसमें रिटेल की हिस्सेदारी परसेंटेज में 11% बैठती है और सरकार का हिस्सा 63% के आसपास यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। आरवीएनएल करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल की हिस्सेदारी वैल्यू है, ये परसेंटेज में भी काफी ज्यादा है, 14.5% के आसपास रिटेल अकेला हिस्सेदारी इसमें ओन करता है और सरकार की हिस्सेदारी करीब 72 से 73% के आसपास है। इसके अलावा आरईसी, ये भी बहुत बढ़िया तेजी में रहा है, तो रिटेल के पास करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी है और 8% के आसपास हिस्सेदारी बैठती है और सरकार का हिस्सा करीब 52 से 53% के आसपास है। एलआईसी, इसकी 11,000 करोड़ रुपए की वर्थ की हिस्सेदारी जो है वो रिटेल के पास है, जो कि सिर्फ 2% है क्योंकि सरकार का ही 96.5 है, यानी कि ऑलमोस्ट 99% की हिस्सेदारी ये दोनों पक्ष ही खाली रखते हैं। आयरेडा, ये करीब 11,500 करोड़ रुपए वर्थ की हिस्सेदारी यहां पर रिटेल के पास है और रिटेल का हिस्सा परसेंटेज में 18.5% है और वो भी हाल फिलहाल के ओएफएस के बाद 75% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की होते हुए दिखाई पड़ी है। और आखिरी में आईआरसीटीसी करीब 11,200 करोड़ रुपए वर्थ की हिस्सेदारी रिटेल के पास है और रिटेल के हिस्सा करीब 15% है और सरकार की हिस्सेदारी 62% है। तो ये वो कंपनियां जो रिटेल को काफी पसंद रही हैं और हायर लेवल से एक अच्छी करेक्शन में शायद यहां पर रिटेल्स के ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। जी हाँ, तो ये कुछ तथ्य हैं कैसे कैसे इन सरकारी कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है और जो अभी रिसेंटली सेटबैक या फिर करें रिट्रेसमेंट या फिर गिरावट जो थी वो ये पीएसयू कंपनियों में थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे डेंट पहुंचा के गई होगी यकीनन। बट शरद जी, एक प्रश्न का उत्तर अगर आप संक्षेप में दे पाएँ। पीएसयूज़ को हम कई धड़ों में बांट के देखते हैं, रेलवे, उसके बाद डिफेंस कंपनियाँ, उसके बाद ओएमसीज, अपस्ट्रीम कंपनियाँ। आपका सबसे अच्छा कन्विक्शन अभी भी किस स्पेस में, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स एज वेल, और मैं आज सुबह जिक्र कर रहा था डिस्कशन में कि पीएसयू बैंक्स ने कितना अंडर परफॉर्म किया है लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स मॉर्निंग में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा था, एक ऐसे वक्त जब निफ्टी बैंक अभी 100 डे पे भी नहीं आया है। तो आपका व्यू, आप पीएसयूज में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ रखते हैं? और देखिए, ओएमसीज और पीएसयू बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है जो फर्स्ट लेग ऑफ वैल्यूएशन अपटिक आना था वो आ गया है। अब अनलेस एंड अनटिल ये लोग कुछ अब नॉर्मल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आगे आने वाले समय में दिखाते हैं और री रेटिंग होने की गुंजाइश कम है।
लेकिन मार्केट्स में एग्जैगरेशन हो जाता है। मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी शायद अभी भी एक अट्रैक्टिव प्रोपोज़िशन हो सकता है। फ्लिप साइड ये है कि ऑब्वियसली किसी भी कमोडिटी में आपको रिजल्ट्स और कमोडिटी के प्राइसेस दोनों सपोर्टिव होने चाहिए, तब आपको बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस मिलती है। वो एक रिस्क है, बट ऑफ हैंड मुझे लगता है कि ओएनजीसी एक बढ़िया बेट हो सकती है, इंजीनियर्स इंडिया एक बढ़िया बेट हो सकती है, जिस टाइप का ऑयल एंड गैस कैपेक्स है। और अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस वगैरह में मुझे लगता है अगर आप थोड़ा अपना नज़रिया लंबा कर सकते हैं, तो आपको ऑलरेडी ये करेक्शन के बाद अब निबल इन करना चालू कर देना चाहिए। एटलीस्ट जो आप खरीदने की प्लानिंग रखते हैं, उसमें से 20-25% पैसा आपको ज़्यादातर डिफेंस स्टॉक्स में डाल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज हुआ है, आने वाले समय में जैसे-जैसे ऑफसेट क्लॉज क्लिक होता है, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। बट टेम्परेरीली हो सकता है 1-2 साल के लिए वैल्यूएशंस लगभग पीक आउट हो गई हैं, बट ग्रेजुअली करेक्शंस पे लगातार मेरे हिसाब से अगर आप 5 साल के ऊपर का व्यू रख सकते हैं, तो लगातार एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स होने चाहिए ज़्यादातर डिफेंस और शिपिंग कंपनीज़ के लिए। जी, ये थी पीएसयूज़ की बात। मीनवाइल लेके आई अब एक बार स्क्रीन पे निफ्टी बैंक, जैसे कि बात कर रहे थे हम 2 बजे, 50,710 कटा, 50,960 मिला। 50,960 कटेगा तो मिलेगा करीब करीब 51,090, और 51,090 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 51,238 मिले। और मैं बता रहा हूँ मिलेगा स्क्रीन पे। स्विंग और स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशंस को देखते हुए लग रहा है कि 238 तक का एक स्विंग अभी ड्यू है निफ्टी बैंक में। और 238 क्या है मैं आपको बताता हूँ। 238 आपका एग्जैक्टली वो पॉइंट है, अगर आप पिछले 10 दिन की ट्रेड रेंज के बेस को देखें तो वो वहीं परसिस्ट करता है। मीनवाइल राजेश पालविया जी, अब मैं एक्सिस बैंक पे तो आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको बैंक्स में कहाँ अच्छा मूव नज़र आ रहा है? अगर हम आज ये क्लोज दे देते हैं, दैट मीन्स विद इन अ सिंगल डे ऑफ आई थिंक स्पेन आपने 3 एवरेजेस को सरेंडर किया और फिर रीगेन भी कर लिया। तो आपका व्यू, आप किस स्टॉक फ्यूचर के जरिए इस पुल बैक को खेलना चाहेंगे अगर यहाँ से कल से कंटिन्यू करता है तो? आईसीआईसीआई बैंक का जो होंगे और जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक लीडरशिप पोजीशन लेते हुए दिख सकता है। और इस वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफी कंफर्टेबली 1200 के आसपास के लेवल को होल्ड आउट किया है। तो हमें लगता है यहाँ पे चांसेस है कि ये स्टॉक 1270 1280 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को भी इस 51,250 के जो एक सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करने में सपोर्ट करते हुए दिखेगा। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू इस अपमूव को प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 1205 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। मेरी नज़र वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जा रही थी, क्योंकि एसबीआई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। देखते ही देखते डे लो से अब ये काउंटर 785 के लेवल्स आ चुका है। 771 का डे लो था, तो एक शार्प अपस्विंग इधर। राजेश सातपुते, एसबीआई पर 785 पर नई खरीदारी आप कर रहे हैं या नहीं? हर्षद जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग आ रहा है, लेकिन वो स्विंग एक डेड कैट बाउंस है। प्रोबेबली अगर आप क्योंकि परसों के दिन जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ था, वो ब्रेकडाउन एक सेल था, तो आज ये रिलीफ रैली है। इसका जो हर्षदा जी स्विंग का टारगेट आएगा, ये आप कह सकते हैं कि अटकेगा कहाँ? मुझे लगता है ये 800-805 पे अटकेगा। तो स्विंग ट्रेड का बहुत छोटा टारगेट है, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर होगा। रादर प्राइवेट बैंकिंग मुझे ज्यादा बेटर लगता है। प्राइवेट बैंक से ज़्यादा भरोसा, लेकिन स्टेट बैंक में एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ इस घंटे। 1.25% ऊपर निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 51,163 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, एक तो कुछ स्टॉक्स जिनका लॉक इन पीरियड खुलने वाला है उस पर भी बातचीत होगी, और मार्केट बिग वॉइस में गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस मार्केट में और स्पेशली पिछले हफ्ते के थोड़े से सेल ऑफ के बाद अब मौके कहाँ मिल रहे हैं। ब्रेक के बाद सोमवार का 71 अंकों की बढ़त निफ्टी पर 24,924 के लेवल्स पे, तो 25,000 की तरफ एक बार फिर मार्केट ने अपनी चाल खेलना शुरू कर दी है। और निफ्टी बैंक में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 561 पॉइंट्स का इस समय बन रहा है। चलिए, इस बीच मार्केट में अब अगला मूव किन स्टॉक्स की बदौलत आएगा, कहाँ पर कन्विक्शन बढ़ गया है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा है। गुरमीत, स्वागत है आपका। पिछला हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल था
ऑल कर्टसी यूएस में और एनविडिया के साथ क्या हुआ। भारत में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव आज सुबह में, आज दोपहर में देखा गया, क्योंकि सुबह में भी थोड़ा सा ओवरहैंग था उन ग्लोबल क्यूज का। तो अगर सितंबर के महीने में मार्केट को डिलीवर करना है अच्छे रिटर्न्स, ज़्यादा कन्विक्शन किस तरफ रहेगा आपका? पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझा सकें। अच्छा जी, हमने पिछली बार जब चर्चा करी थी मैंने आपको बोला था कि फाइनेंशियल्स थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिल सकता है, जैसे हमने आईटी और फार्मा में देखने को मिला था 3-6 महीने पहले। क्योंकि बाजार रेट कट को 25 पैसा प्राइस में है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रेट कट होता है, इस हफ्ते यूएस का डेटा आना है, सीपीआई आना है, होलसेल इन्फ्लेशन आना है। फ्राइडे को जो नॉन फार्म रोल डेटा था वो काफ़ी वीक आया, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स एक फेवर्ड सेक्टर रहेगा। दूसरा कुछ एनबीएफसीज में भी मुझे लगता है थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। बजाज फाइनेंस में, क्योंकि बजाज हाउसिंग का आईपीओ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक री-रेट हो सकता है। एक काफ़ी सबड्यूड है। अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 35% है और स्टॉक 3 साल में फ्लैट है। तो जैसे-जैसे कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएँगे, मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और एक ब्रॉड सेटअप होता है, जब डॉलर वीक होता है तो थोड़ा कमोडिटीज़ अच्छा करते हैं। जैसे हम वीक डॉलर, स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बोलते हैं, लेकिन वो वैसा प्ले आउट नहीं हुआ। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, करेक्शन आया है कमोडिटीज़ में। तो अगर रेट कट आता है और थोड़ा-सा रिवाइव होता है, तो थोड़ा-सा टैक्टिकली कमोडिटी स्पेस में भी आपको एक एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हायर साइड पे है। निफ्टी 20 टाइम्स है, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो 30 टाइम्स अर्निंग्स पे है। तो थोड़ा-सा बस केयरफुल डिप्लॉयमेंट करें। मार्केट थोड़ा मुझे लगता है रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक पिकर्स रहेगा और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स और कमोडिटीज़ की तरफ थोड़ा-सा झुकाव हो सकता है। ये जो फाइनेंशियल्स आपने मेंशन किया, कंसिडरिंग इसमें बहुत बड़ी यूनिवर्स है, जैसे आपने खुद मेंशन किया, बैंक्स हैं और बैंक्स में भी निजी सरकारी हैं। हम एसबीआई की बात कर रहे थे, एसबीआई से ज़्यादा बेहतर कुछ जानकार कह रहे हैं कि आपके निजी बैंक रहेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब यहाँ से अगर अगला मूव अगर आना है, वो किस डायरेक्शन में आएगा और क्या ड्राइव करने वाला है एसबीआई की अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड? मेरा ये मानना है पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों अच्छा करेंगे सर। अब देखिए, एसबीआई में अगर आप देखेंगे तो करीबन डेबिट कार्ड में उनका 24% मार्केट शेयर है। ये अकेला ऐसा बैंक है जिसने डिपॉजिट में मार्केट शेयर लूज नहीं किया है। एक रिपोर्ट आई है कुछ डाउनग्रेड की, उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा रिएक्शन आया है स्टॉक में, लेकिन 1.1 1.2 बुक पे है। पिछले क्वार्टर अगर आप देखें तो जो उनका नियो बैंकिंग ऐप है योनो, उसमें करीबन 38 लाख सेविंग अकाउंट उन्होंने स्टार्ट करे हैं, तो एक उनके लिए एक्विजिशन इंजन बन गया है। प्रीमियर बैंकिंग और वेल्थ बैंकिंग में काफ़ी फोकस कर रहे हैं। लगभग 2000 लोगों को उन्होंने हायर किया है एनआरआईज़ पे फोकस करने के लिए, और वेल्थ मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं। तो मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है एसबीआई में। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी मुझे लगता है ड्यू है। थोड़ा-सा शायद वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सबसे बड़ा फंड हाउस है, सबसे प्रॉफिटेबल फंड हाउस है। और सारी सब्सिडीज अच्छा कर रही हैं एसबीआई की। तो मेरा ये मानना है कि इस वैल्यूएशन पे मुझे डाउनसाइड ज़्यादा नहीं दिखती है, और जैसे लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, अच्छा करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक भी वैल्यूएशन वाइज़ बहुत रीज़नेबल है। और जैसे बजाज फाइनेंस में थोड़ा-सा री-रेटिंग हुआ है, अगर एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आता है इस साल, क्योंकि मार्च से पहले का डेडलाइन है, थोड़ा-सा हमें इम्पैक्ट मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी में भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं बास्केट खेलूँगा। मुझे थोड़े से मिड टियर 2 बैंक्स भी पसंद है, जैसे फेडरल बैंक बहुत पसंद है, लीडरशिप चेंज है, 1.2 बुक के आसपास है। आरबीएल अगर आप देखेंगे बहुत काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है कुछ सालों में, लेकिन अब वापस से ग्रैनुलरली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा, और कैपिटल मार्केट प्लेस में हम काफ़ी लंबे समय के लिए निवेश है, तो हम छोटा-मोटा मूवमेंट नहीं देखते हैं, चाहे वो कैम्स है, सीडीएसएल है, ब्रोकिंग है, एक्सचेंजेस हैं। हमारा अभी करंटली ब्रोकिंग में मोतीलाल में एक्सपोज़र है, सीडीएसएल में है, कैम्स में है, और अगर और कुछ करेक्शन आता है एक्सचेंजेस में, तो हम थोड़े से एक्सचेंज जैसे बीएसई में भी एडिशन कर सकते हैं ऑन टिप्स। ओके, गुरमीत, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये बजाज हाउसिंग और इसके आईपीओ पर आपका व्यू, लेट्स अज्यूम, इसकी लिस्टिंग के बाद हम बात कर रहे हैं। एक वो स्पेस जो एचडीएफसी के बाद वैकेट पड़ा हुआ है, जिसका आई थिंक अल्टीमेट एडवांटेज कैनफिन होम्स या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को मिला था, कुछ हद तक ये कंपनसेट करेगा क्या? आपका टेक इस आईपीओ पर, या फिर लिस्टिंग के बाद की
जो पॉसिबली आई थिंक जो इसकी प्राइस ट्रैजेक्टरी होगी उसको लेकर? इंद्र जी, आप देखिए सेकेंड लार्जेस्ट एचएफसी है और तीनों चारों सेगमेंट्स में अच्छा करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी अच्छा करते हैं, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फाइनेंस है उसमें भी है, प्रेजेंस है। और आप देखेंगे इनका जो एवरेज टिकट साइज है थोड़ा सा ज्यादा है, 20 लाख के ऊपर है, वर्सेस अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस करते हैं। तो ये थोड़ा प्राइम सेगमेंट में ज्यादा लेंड करते हैं। प्राइम सेगमेंट का मेरा कहने का मतलब है जिनका सिबिल स्कोर एक सर्टेन रेशियो से ऊपर होता है। और बजाज की क्रेडिट क्वालिटी नोन है, आई थिंक उनके क्रेडिट क्वालिटी मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहिए। मेरी निगाह रहेगी आईपीओ में, तो मुझे लगता नहीं है कि अलॉटमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि थोड़ी सबड्यूड लिस्टिंग हो, शायद पर्सनल एलोकेशन लेने के लिए। दूसरा, प्राइसिंग रीजनेबल है, 2.5 2.6 की बुक वैल्यू पे है, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इसका रब ऑफ दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी आया है। हमने देखा पीएनबी हाउसिंग काफी अच्छा किया, उसकी भी करीबन 60,000 करोड़ की बुक है, 1 के आसपास बुक वैल्यू पे है। पीछे आज जरूर कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डाउन है, बट होम फर्स्ट और बाकी जगह भी मुझे थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली। तो ये हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्पेस है गवर्नमेंट का फोकस है, बेटर क्रेडिट रेशियोज होते हैं यहाँ पे और क्योंकि मॉर्गेज है तो एसेट क्वालिटी स्ट्रेस कम आता है। तो इस पूरी स्पेस में मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमारे पास होम फर्स्ट है, अगर बजाज हाउसिंग एक रीजनेबल वैल्यूएशन में मिलता है आईपीओ के बाद तो उसे भी हम देखना चाहेंगे। ओके, बजाज हाउसिंग पे आपका व्यू था। अच्छा, अब आते हैं एक दो ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट से बात करना चाहूँगा। ये ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग के बाद बड़ा अच्छा मूव दिया था, 150 तक गया, उसके बाद कूलिंग ऑफ हुई, एंकर लॉकिंग जो था वो खुला, आज थोड़ा सा बाइंग इमर्ज हो रही है। ये जो अब नॉर्मल प्राइस जो डिस्कवर होके आया है, मतलब एक पोस्ट आईपीओ यूफोरिया जो था वो सिंक हुआ, उसके बाद अब लॉकिंग जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वो बाहर निकलते हुए, इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है 115 के आसपास? मेरा ये मानना है कि अगस्त के नंबर्स थोड़े वीक रहे थे और उस वजह से थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। जो ईवी के नंबर थे 12-14% के आसपास नंबर नेगेटिव थे। मेरा ये मानना है, और मैं हो सकता है गलत हूँ उसमें, कि जो जो कंपनीज हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जैसे बजाज ऑटो है, टीवीएस है, अभी एथर ने भी आज आईपीओ के लिए फाइल किया है, उनको एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि अब जैसे बजाज ऑटो के पास तीनों प्लेटफॉर्म है, आईसी इंजन है, फ्लेक्स है जो इथेनॉल है और ईवी है। और अगर आप रन रेट देखेंगे तो चेतक का रन रेट भी 10-12 हजार यूनिट्स हो गया है मंथ का, ओला का करीबन अभी 30,000 है और आईक्यूब का रन रेट भी 18,000 के आसपास है जो टीवीएस का है। और उनके पास एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, उनको कैश नहीं बर्न करना है, कैश रिच कंपनीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शायद एक हाइब्रिड मार्केट होगा, पूरी तरह ईवी मार्केट शायद टू व्हीलर्स में देखने को ना मिले, तो जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है वो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा अच्छा करेगा। और अभी रूरल डिमांड मेरे हिसाब से थोड़ा पिकअप होनी चाहिए, फेस्टिव सीजन है आगे, एक आध क्वार्टर अभी सॉफ्ट रहेगा सावन करके, बट रूरल रिकवरी के लिए अभी जो ईवी का परसेंटेज है लेस देन 10% है, तो हो सकता है जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर नेम्स है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें इस रूरल रिकवरी में, जैसे हीरो है या बजाज है। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास टीवीएस होल्डिंग, जो कि होल्डिंग कंपनी है टीवीएस की, सुंदरम क्लेटन और संधा टेक्नोलॉजी, हम इसके थ्रू खेल रहे हैं। बजाज ऑटो अगर हमें थोड़ा सा डिप मिलता है, एक किसी महीने सॉफ्ट नंबर आता है तो उस पर हमारी थोड़ी निगाह रहेगी। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव जो है वो ट्रेडिशनल कंपनीज की तरफ जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इथेनॉल में भी और ईवी में भी वहां ज्यादा है। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव, लेकिन क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की बात हो ही रही है तो आपको एक अपडेट ये भी दे दे कि देखिए बड़े निवेशकों का 50% वाला लॉक इन खत्म हो चुका है। ओला के अलावा लॉक इन पीरियड खत्म होने के लिहाज से कई और कंपनियां जो हाल ही में लिस्ट हुई हैं वो भी आती हुई दिखाई देंगी। अब इनमें से कौन कौन से नाम हैं? हॉर्मस फटाकिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। हॉर्मस, बताइए, ओला का स्टॉक ऑफ कोर्स एक टर्न राउंड दिखा चुका है, लेकिन बाकी कौन से स्टॉक्स जो शायद इस लॉक इन विंडो से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे? काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड देखने मिला है हमें ओला में, लेकिन जो आज लॉक इन पीरियड जो ख़त्म हुआ है उसमें 18 करोड़ शेयर जो है ओला के वो अब ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं। ये बात साफ करना ज़रूरी है कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि जितने शेयर बाज़ार में आएंगे वो तुरंत ही बिक जाएंगे, बट वो एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो 1 महीने का जो लॉक इन है ओला का वो आज ख़त्म हुआ है और 3 महीने का जो लॉक इन है ओला का वो 5 नवंबर को ख़त्म होगा। उस वक्त भी
18 करोड़ शेयर जो है ओला के, जो 4% आउटस्टैंडिंग इक्विटी है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अब उसके अलावा और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लॉक इन पीरियड सितंबर से लेकर नवंबर तक जो ओपन होने वाले हैं, हम हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स की बात करते हैं जिनके लॉक इन पीरियड्स अब खुलेंगे, जो कि इसमें से ब्रेनबीज है जो फर्स्ट क्राई के नाम से जानी जाती है, यूनिकॉमर्स है, ओरिएंट टेक, इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो अभी लिस्ट हुए हैं, इनको आप अगर लॉक इन पीरियड्स देखें उनके भी आज अगर ख़त्म ओपन हो रहे हैं। कुछ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के 25 सितंबर को, इंटरआर्क के 23 सितंबर को, तो करीबन 2 से 3 करोड़ शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब उनमें से एक स्टॉक नाम ध्यान रखने वाला ये है, JSW इंफ्रा पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि JSW इंफ्रा के 127 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब उसका 1 साल का लॉक इन पीरियड जो है वो 30 सितंबर को ख़त्म होगा। अब 127 करोड़ शेयर यानी कि 61% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो है JSW इंफ्रा की वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी जब उसका लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा। अब अगर बाकी के नाम देखें तो 5 से 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड है उनमें अगर हम बात करें नामों की, RK स्वामी है, गोपाल स्नैक्स है, भारती हेक्साकॉम एक नाम है जो IPO से अपने काफ़ी चला है, IPO प्राइस से उसकी 65% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी। सो काफ़ी सारे नाम हैं हमारे रेडार पर, हम इन सब पे रखेंगे नजर। जी हाँ, ये सारे स्टॉक्स इनफैक्ट रेडार पर आएंगे। शुक्रिया हॉर्मज इस अपडेट के लिए। क्योंकि हॉर्मज ने भारतीय हेक्साकॉम भी मेंशन किया है, ये स्टॉक और साथ ही भारती का शेयर दोनों पर गुरमीत आपका क्या एक्सपोजर है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये काउंटर्स? भारती हमारी वन ऑफ द टॉप पिक्स रही है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, मैं पूरा टेलीकॉम में कंसोलिडेशन हो गया था 2 साल पहले, और अगर आप देखेंगे भारती जो साल का उनका फ्री कैश फ्लो है लगभग 20-25 हज़ार करोड़ है, तो आपको कंटिन्यूअसली बैलेंस शीट में भी डिलीवरेज देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री लीडिंग आरपू है। उसके अलावा मुझे लगता है वायरलेस एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। अभी पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में 22 करोड़ हाउस होल्ड है, अभी वाईफाई का पेनिट्रेशन 2-2.5 करोड़ ही है। मुझे लगता है इसमें एक वो जो रिचार्ज, जो प्रीपेड मोमेंट है, वो जब आएगा, प्राइसिंग थोड़ा रीजनेबल होगी तो अच्छा करेगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ओवरऑल काफी अच्छा पोजीशन है। हमारे पास तेजस है, हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन है पोर्टफोलियो में, भारती है हमारे पास। तो हमारा काफी अच्छा वेटेज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी। और मुझे लगता है एक जो बड़ा ट्रिगर इस सेक्टर के लिए आ सकता है वो जियो की लिस्टिंग है। अगर जियो लिस्ट होता है तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है पूरा टेलीकॉम वैल्यू चेन में, जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स भी हैं, टावर बिजनेस भी है और ओवरऑल कम्युनिकेशन बिजनेस भी है। तो उस पे मेरी एक थोड़ी निगाह रहेगी, और उसके मैं अभी थोड़ा सा इस लेवल पे रिलायंस को लेके थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव। ओके, ये फेयर इनफ। तो आप कह रहे हैं कि दूसरे काउंटर्स भी होंगे जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा कंपनियां, और मेरी लिस्ट आप देखिएगा, एलेम्बिक फार्मा मैं देख रही हूँ 9% ऊपर, जुबलेंट फार्मोवा, ये कुछ काउंटर्स हैं। कल हम या आज सुबह हम लुपिन की बात कर रहे थे, ये भी एक बकेट है जहां पर हमने देखा है साइजेबल रिटर्न्स बने हैं। नॉर्मली इन्हें बहुत डिफेंसिव काउंटर्स कहते हैं, लेकिन आप लुपिन का एग्जांपल देखिए तो ये लगभग स्टॉक 50-60% प्लस की गेंस दिखा चुका है पिछले कुछ महीनों में। यहाँ पर क्या इस समय नया पैसा लगाना फायदे का सौदा रहेगा, कंसिडरिंग वैसे भी एक्शन है इन काउंटर्स में? सिलेक्टिवली बिल्कुल। और अगर आप देखिए निफ्टी फार्मा ने निफ्टी को 5, 10, 15, 20 साल में आउट परफॉर्म किया है, और निफ्टी का जो बीटा है फार्मा इंडेक्स का वो 0.6 है। मतलब बाजार 10% गिरता है तो फार्मा 6% गिरता है। तो ये परफेक्ट सेक्टर है इस मार्केट में, जब आप ऑल टाइम हाई के नजदीक हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, डिफेंसिव भी है डाउन साइड में और अपसाइड में एग्रेसिव भी है। दूसरा, यूएस में जो बिल टेबल हो रहा है अगले हफ्ते, जो बायोसिक्योर लॉ है, वो एक ट्रिगर हो सकता है सीडीएमओ और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। उसमें क्लियरली चाइना का मेंशन है। सो जो कंपनीज बायोटेक्नोलॉजी में है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पे बहुत बड़ा मुझे लगता है मूवमेंट आ सकता है अगर ये बिल पास होता है तो। चाइना का शेयर सीडीएमओ में लगभग 8% है, इंडिया का शेयर मुश्किल से 2.6-2.7% है। बहुत सारी कंपनीज चाइना की, कैटलैंड, लॉन्जा, बहुत बहुत बड़ा नंबर करती हैं, और ये जो पूरी इंडस्ट्री है सीडीएमओ की, ये अभी सिर्फ $22-23 बिलियन है। तो इंडस्ट्री में करीबन 15% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। $45 बिलियन का ट्रैजेक्टरी बहुत सारी रिपोर्ट्स बोलती हैं। उसमें अगर इंडियन कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं तो एक बड़ा ट्रिगर होगा। और कुछ हमारी ब्रांडेड फार्मा स्पेस है, उस पर थोड़ी निगाह रहेगी। अगर करेक्शन मिलता है, जैसे मैनकाइंड फार्मा है, सिप्ला है, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी नजर रहेगी। गुरमीत, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे,
गोल्ड एक बार फिर से 72,000 की ट्रेजेक्ट्री में, और पोस्ट बजट जो डिप था वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। मीनवाइल टाइटन में स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। TBZ को देखिए आप, अच्छा मूव देता हुआ। गोल्ड को कैसे अप्रोच करना चाहिए एज ए अंडरलाइंग, और अल्टीमेटली जब मैं स्टॉक्स पे कन्वर्ट करता हूँ अपने आप को, वहाँ पे क्या चीज़ करूँ, NBFCs या फिर सीधे कोई जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की कंपनी? तो वीरू जी, मैंने पहले भी बोला, मैं वीक डॉलर स्ट्रॉन्ग प्रेशियस मेटल कमोडिटी ट्रेड के फेवर में हूँ। जैसी रेट कट आएगा और यूएस का जिस हिसाब से डेट है, मुझे लगता है गोल्ड अच्छा करेगा एज अ कमोडिटी, ऐसा मेरा मानना है। तो गोल्ड का वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो में। 5 से 7% आप पोर्टफोलियो में गोल्ड रख सकते हैं। वो आप गोल्ड ETF के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शायद इशू करेगी, बट वो भी एक अच्छा व्हीकल था गोल्ड में एक्सपोजर लेने का। दूसरा, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि वो डॉलर पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ग्लोबली अगर आप देखेंगे, सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से गोल्ड ज्यादा ऊपर, और एक ये आपको हेज देता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को लेके। सेकंड, गोल्ड का परचेजिंग पावर कम नहीं होता है। तो 1 तोला गोल्ड 30 साल 40 साल पहले भी 1 महीने का एक्सपेंस घर का निकाल लेता था। आज भी 72,000 रुपए में एक एवरेज घर एक्सपेंस 1 तोला गोल्ड में जो है हाउस होल्ड सर्वाइव कर सकता है। इसका अंडरलाइंग ऑलरेडी मूवमेंट मुझे लगता है ज्वेलरी स्टॉक्स में आ गया है। टाइटन बेस्ट है हमारे पोर्टफोलियो में, तो बट वैल्यूएशन थोड़ा सा रिच है। कुछ गोल्ड बेस्ड NBFCs पे भी निगाह रहेगी हमारी। RBI ने थोड़ी सख्ती करी। RBI थोड़ा कंसर्न था कैश डिसबर्समेंट को लेके, गोल्ड के वैल्यूएशंस को लेके। वहां पे अगर कुछ डेवलपमेंट होता है, थोड़ी रिलीफ मिलती है, गोल्ड बेस्ड NBFCs में भी थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। और फॉर टाइम भी हम सिर्फ इसको टाइटन के थ्रू खेल रहे हैं। कुछ गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं जो अवेलेबल है, बट इंडिया में इतना बड़ा प्ले नहीं है, ग्लोबली ज्यादा बड़ा प्ले है। और एक और अच्छी कैटेगरी है, एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है मल्टी एसेट, जिसमें गोल्ड, बॉन्ड, कमोडिटीज और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, और वो टैक्स एफिशिएंट होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड उसका टैक्सेशन जो है 12.5% ही 1 साल के बाद। तो उसे भी निवेशक कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग लगता है ये, तो मल्टी एसेट फंड एक बहुत अच्छा कैटेगरी है जो आपको कमोडिटी, इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड सब में एक्सपोजर देता है विद टैक्स एफिशिएंसी। वेरी क्विकली गुरमीत, अगर एक पर्सपेक्टिव आप HUL पर दे सके, द लेटेस्ट डेवलपमेंट की वो इन्वेस्टमेंट कमेटी गठित कर दी गई है आइसक्रीम बिजनेस को बेचेंगे नहीं बेचेंगे, द वर्डिक्ट इज येट टू कम, लेकिन अप्रोच क्या होगी इस कॉन्टेक्स्ट में? बाजार थोड़ा सा ग्रोथ देखना चाहेगा अर्षदा, क्योंकि ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है। सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है। थोड़ा पहले इन्फ्लेशन की मार थी, फिर रूरल रिकवरी थोड़ी स्लो रही। अब थोड़ा सा स्टॉक, थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे मैंने बोला, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हरियाणा ट्रांसफर कर रही है स्टेट और सेंट्रल, तो FMCG ओवरऑल अच्छा करेगा। बट HUL मुझे लगता है शायद थोड़ा कंसोलिडेट, अगर आइसक्रीम बिजनेस साइब अप होता है थोड़ा, वो मुझे लगता है एक माइनर ट्रिगर है। बड़ा ट्रिगर एक वॉल्यूम ग्रोथ अगर वो दिखा पाए फेस्टिव सीजन में, उस पे बाजार थोड़ी निगाह रहेगी। हमारे पोर्टफोलियो में फेस्टिव सीजन के लिए और भी FMCG स्टॉक्स है, इमामी है, टाटा कंज्यूमर है। एक रिलेटेड प्ले है जो कि मैं पूरा FMCG नहीं है, मिसेस बेक्टर है, उन्होंने भी QIP भी किया है, एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस और भी फूड कैटेगरीज में। और जोमेटो है। मैं जोमेटो को लेके इन पर्टिकुलर काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमने पहले भी कई बार इस पे चर्चा करी है। मेरा ये मानना है कि ये इंडिया का क्विक कॉमर्स मूवमेंट है, तो काफी बड़ा प्ले है क्विक कॉमर्स का जोमेटो में। गुरमीत जी और मैं कहाँ चुस्की गोला खाने वाला इंसान, हर्षदा ने कम से कम कार्यक्रम में गुरमीत जी 4 बार तो जिक्र कर दिया होगा, आइसक्रीम का जिक्र कर दिया होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आई थिंक सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखने के लिए। अब एक बार जरा मार्केट्स लेके आइए। निफ्टी में आपको क्या करता है? निफ्टी बैंक 51,200, ऑलमोस्ट 51,238, 200 के जोन, 51,191 का हाई लगा के आया निफ्टी बैंक। जब हम गुरमीत जी से डिस्कशन कर रहे थे तो एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ट्रेजेक्ट्रीज थे उसके अनुरूप चला है ये। और एक बार आप लेके आइएगा निफ्टी भी। अब निफ्टी जो है, देखिए कहने को ये गेन सिर्फ 50 पॉइंट का है, बट इम्पॉर्टेंट होता है किस जोन में आ रहा है। आप आज के पहले बड़े कॉल राइटर, शुक्रवार के पहले बड़े कॉल राइटर और 20 डे एक्सपोनेंशियल बिग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। दैट्स गुड। चलिए अब यहाँ से बीट के शुरू करते हैं। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने सुबह क्विक सिग्नल्स भी देता, डाबर, उसका टारगेट था 660, वो अचीव हो चुका। अब स्टॉप होना चाहिए 657 का, और टारगेट रहेगा नया 670 डाबर।
पहले नेस्ले और अब डाबर पर एक व्यू काबा साहब का आ रहा है। और शिल्पा, आपका ट्रेड? जी मेरा ट्रेड रहेगा इस BTST। आई विल गो विद जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 660 से लेकर 675 के लिए कल तक आपको एक मूव दिखाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में आप 636 का रखिए एंड इन फ्यूचर्स इट इज़ अ BTST फॉर टारगेट्स ऑफ 660 से लेकर 670। पालवे जी, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, लॉरस लैब पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई, जुलाई के स्विंग हाई को भी अब क्रॉस किया हुआ है। हमें लगता है लॉरस लैब का मोमेंटम यहाँ पे 505 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 487 के आसपास। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? विनय जी, देखिए मैं बर्जर पेंट को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है ओवरऑल पेंट स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम जारी है। थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 600 के ऊपर रैली देगा। तो 620 625 ये बर्जर पेंट का नेक्स्ट टारगेट होगा। बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा दिन के लो का 596। ओके, बर्जर पेंट्स 602 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो विरुचि, अगर हम इंडिगो को देखें, लोअर लेवल्स पे बाइंग हुई और हम ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं 4800 820 के जोन में। सो यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4760 4760 और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 4950 4950 का। ओके, इंटरग्लोवेशन 4820 पे ये आपका बाय कॉल है। मैं इसको देख ही रहा था, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ इंटरग्लोवेशन, एंड थैंक्स टू क्रूड एज वेल। अब स्क्रीन पे रणनीति लेके आइए, क्या कर सकते हैं हम। देखिए, निफ्टी बैंक ने जो ट्रेड करना था कर दिया। मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि कोई ट्रेड कैरी मत कीजिए। जिस प्रकार का ब्यूटीफुल ट्रेड आज निफ्टी बैंक ने दिया, निफ्टी को भी मान के चल रहा हूँ कि उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि स्क्रीन पे स्विंग इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं हुआ। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई जो मैं बार बार कह रहा था आपसे 2 बजे से लेकर अब तक, 51,238 51,200, दैट वाज लास्ट एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी थी, वो इसने हिट कर दी, उसके बाद बैकवर्ड पे आ गया। कल मॉर्निंग में अगर निफ्टी बैंक 51,200 250 के ऊपर चलना शुरू करे तो ये एक थ्रस्ट जनरेट करके 51,500 की ट्रैजेक्टरी पे भी जाएगा। शर्तिया बात है, वो एग्जैक्टली एक कंफर्ट होता है जब कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक फ्यूचर देता है, जब वो सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है। तो मैं यही कहूँगा कि अब रहने दीजिए। आज निफ्टी बैंक पे अच्छा स्विंग मिला, 51,250 के ऊपर चलेगा तो पिक करेंगे, या फिर कल एक डिप मिले फिर तब पिक करेंगे। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी। निफ्टी ने एक स्विंग दे तो दिया, मतलब 20 डे के ऊपर तो आ गया ऐसे तैसे करके, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है अभी। बेटर होगा कल ट्रेड करें दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि निफ्टी बैंक के थॉट्स फिर भी क्लियर है, बट स्टिल नॉट वेरी श्योर अबाउट निफ्टी, क्योंकि निफ्टी IT आपका अभी भी 45 अंक बैकवर्ड पे आके ट्रेड कर रहा है। तो मैं आई थिंक आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने निफ्टी बैंक ट्रेड किया अच्छी बात है। निफ्टी पे छोटा स्विंग मिला, बहुत क्लियर स्विंग नहीं मिला, लेकिन बेटर है कि हम कल एक मॉर्निंग में आके फ्रेश अप्रोच लें, क्योंकि थोड़ा सा ना ग्लोबल मार्केट भी आपके थोड़े स्टेबल नहीं है। एक बार ब्रेथ को देखते हैं, ब्रेथ कैसी है इस वक्त डेरिवेटिव्स में, और कोई ट्रेड हम कैरी नहीं कर रहे हैं ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। 28 लॉन्ग, ये देखिए ये स्टैट्स क्या है। ये जो अभी आया है ये शॉर्ट कवरिंग। एक लॉन्ग ट्रेड कैरी करने के लिए आपको ये जो लॉन्ग वाला जो चंक होना है वो बड़ा होना चाहिए। शॉर्ट 27 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 53 में। ये इधर एक बार देखते हैं स्लाइड्स को। जेके सीमेंट करीब 3.5% ऊपर, स्पिट्स 3% ऊपर, HUL में 2.5% का स्विंग था। डाबर, UBL आज पूरा का पूरा अगर आप देखें तो FMCG सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहा। गोदरेज कंज्यूमर में शॉर्ट कवरिंग थी, बाटा में शॉर्ट कवरिंग थी, ITC में शॉर्ट कवरिंग थी, IEX जो कार्यक्रम में पिक किया गया उसमें काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। और जो प्रेशर पॉइंट्स थे, बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में, PFC, पेट्रोनेट, टेक महिंद्रा, REC यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जो अगली स्लाइड आएगी वो आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। क्रूड में काफ़ी वीकनेस, उसका आज अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ा ONGC पे, लेकिन HPCL वॉज लाइक आई थिंक सरप्राइजिंग था। बाकी कमिंस इंडिया, बलरामपुर चीनी और MCX ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। आज जाते जाते HUL आज का स्टार परफॉर्मर आपकी स्क्रीन पे आएगा, और अलॉन्ग विद आई थिंक ITC एज वेल।
मेरे ख्याल से आईटीसी का ये क्लोज जो है वो आईटीसी 1 सेकेंड, मुझे एक वक्त थोड़ा सा, 5 सितंबर का इसका क्लोज था 511.20 का, और अगर 511.70 पे ये क्लोज हो रहा है दैट मीन्स पॉसिबली आईटीसी अपने करियर की आज सबसे शानदार क्लोजिंग विटनेस करने जा रहा है। और उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक, आज इसका आई थिंक एक अग्नि परीक्षा थी, एज ऑफ नाउ पास हुआ ये अग्नि परीक्षा में, करीब 18 करोड़ शेयर अब से ट्रेडेबल हो गए हैं। बट उस दिन यहाँ पे 103 से लेके 114 तक का, इनफैक्ट 115 तक का पुल बैक आया। पूरा का पूरा एफएमसीजी स्पेस, हर्षदा एचयूएल से आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, पूरा का पूरा स्पेस एट डे हाई। हर्षदा 4 मिनट वैसे बचे हैं, मुझे लगा वीरू अब मार्केट क्लोज की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन है वीरू 4 मिनट समय है। आप पानी पीजिए, थोड़ा सा गुलाब का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, 2.5% का इजाफा, इस पर हम बात नहीं कर पाए, लेकिन एनबीएफसी स्पेस में भी आज देखिएगा बैंकों के साथ बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बार बजाज फाइनेंस भी दिखाइएगा। बजाज फाइनेंस के केस में भी कंसिडरिंग वो बजाज हाउसिंग का दरअसल इशू आ रहा है, तो थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बजाज फाइनेंस के लिए थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग भी देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। 3,000 करोड़ ओएफएस है उस बजाज हाउसिंग वाले आईपीओ में, और होपफुली उस पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर्स फिर इनकी दूसरी लिस्टेड एंटिटीज़ जो फाइनेंस फिनसर्व है उसमें कर सकते हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या अपडेट आएगा। लेकिन कुल मिलाकर आज मंडे की जो हरकत है वो अच्छी रही, लेकिन आईटी कंपनियों का साथ नहीं था। निफ्टी आईटी क्या इशारा कर रहा है राजेश पालविया, एक बार फटाफट से क्लोजिंग से पहले एक व्यू दीजिए और फिर हम वॉल पर चलेंगे। तो देखिए आज म्यूटेड रहा है निफ्टी आईटी, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन हमें लगता है कि निफ्टी अगर 25,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी एक हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। हालांकि लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर बनी है, तो 41,980 के आसपास अभी हम निफ्टी आईटी को देख रहे हैं। यहाँ पे 42,100 42,200 ये एक सप्लाई जोन है, अगर ये क्रॉस करता है तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, जो कि फिर 42,600 की तरफ भी इसको लेके जा सकता है। हालांकि इसके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में देखें तो हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी स्ट्रेंथ होल्ड आउट कर रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्ले देखने को मिल सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बन सकती है। तो कंडीशनल होगा थोड़ा सा 25,000, हमें लगता है कि कंफर्ट जोन निफ्टी पे निकलता है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का इंतज़ार बनता हुआ दिखाई देगा, नजरें रहेंगी क्या वो आता है या नहीं। आज ज़्यादातर आईटी कंपनियों में हमने देखा थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही ट्रेड बना है। चलिए आखिरी 2 मिनट है आपके लिए ट्रेड के, कुछ फ़ायदे बाजार के ट्रेड्स भी आपके लिए मेंशन करेंगे। डिक्सन टेक लेकर आइएगा स्क्रीन पर प्लीज़, 2.5% का इजाफा। अपोलो टायर्स में 2.5% तक का इजाफा, और इंडिया मार्ट ये स्टॉक इनफैक्ट काफ़ी तगड़ा हुआ है, एडिशन दिखा रहा है, करीब 16-17% का इजाफा इंडिया मार्ट के ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है, और स्टॉक करीब 65 रुपए की बढ़त पर 2% के गेन्स दिखाने में कामयाब। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उभर कर आई है। चलिए अब क्लोज आपकी स्क्रीन पर 24,950 के आसपास, यहाँ पर 99 अंकों की बढ़त पर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की चाल बेहद मजबूत, 550 पॉइंट तक का इजाफा यहाँ बना है, 1% के गेन्स पूरे देखने को मिले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्योंकि मिड कैप्स में हमने देखा थोड़ा सा सेल साइड की पोजीशंस बनी थी, हालांकि 230-200 पॉइंट तक का नुकसान बीच में लग रहा था कि आ जाएगा। 66 अंकों की गिरावट पर क्लोज आ रहा है, 150 पॉइंट आपका स्मॉल कैप इंडेक्स जाकर फिसला है, तो इसीलिए ब्रेथ जो है थोड़ी सी नेगेटिव है। आपके लिए लेकर आते हैं सेक्टोरल सिचुएशन इस मार्केट की। बैंक्स और एनबीएफसीज ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है आज के दिन। एफएमसीजी का भी अच्छा खासा साथ रहा, 2% के गेंस, और बाकी पूरे मेटल्स हो, फार्मा हो, रियल एस्टेट हो, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली ज़रूर है। लेकर आइएगा आपके लिए हीट मैप। हीट मैप में आज एफएमसीजी कंपनियां आगे हैं, एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये वो बिग गेनर्स हैं आज के। वहीं श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे काउंटर्स जहां पर काफ़ी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट इवन एचडीएफसी बैंक 0.5% के गेंस पर, इन्होंने ही दरअसल मूड माहौल बेहतर किया है। एसबीआई क्लोज होते होते पॉजिटिव टेरिटरी में आप पहुंचा,
और श्रीराम फाइनेंस के साथ साथ बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन। ओएनजीसी वीक, टेक महिंद्रा वीक, बीपीसीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को। इनफैक्ट एक और दूसरा सत्र था जहां पर मेटल्स में हमने कुछ मुनाफा वसूली देखी है। 88 अंकों की बढ़त पर निफ्टी 50 आज जाकर क्लोज हो रहा है। 24,940 के लेवल्स इधर और निफ्टी बैंक 51,100 आप मान लीजिएगा, 51,097 के करीब ये क्लोज आता हुआ। चलिए सीधा सौदा का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला। आशीष ने मंदी में वीएसटी ग्रैन्यूल्स रखे थे, तेजी में एलआईसी हाउसिंग और आयन एक्सचेंज जैसे काउंटर्स आइडेंटिफाई किए थे। नीरज की टीम में क्या था? सेनको, न्यू इंडिया एश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस और सुवेन फार्मा जैसे काउंटर्स, जिन सभी में हमने देखा 1.5 से 3.5% की बढ़त रही। चलिए, तो ये सेशन जो है वो अनिश्चितता के माहौल में एटलीस्ट एक रिकवरी देखी गया बाजार को, और अच्छी बात है कि निफ्टी ने एक दिन के लॉस के बाद एटलीस्ट 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लिया और निफ्टी बैंक का प्रदर्शन आज बेहद शानदार रहा, 520 अंकों पर 51,097। कल के लिए और अच्छी अपेक्षाओं के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त कर दिया हमने। अब कल मुलाकात होगी आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, हर्षदा, मेरी, नीरज और आशीष की। उसके बाद 8 बजे मुनाफे का तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।